हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में एप्लीकेशन लेयर का 100% अगेन यहाँ पे सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। राइट, इस वन शॉट के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। राइट, जो भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी आपका तैयार हो जाएगा, सारे PYQs भी। जैसे आपने यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4 का वन शॉट कवर किया ना, उसी तरीके से आपका यूनिट 5 भी, यानी कि आपका लास्ट यूनिट ये होने वाला है जिसमें कि हमने पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस डिस्कस कर लिया होगा। तो चलिए यूनिट 5 का वन शॉट कवर करते हैं। बहुत डिटेल से बताऊंगा। ये जो आपका यूनिट है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसमें न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 का वन शॉट लेक्चर। फर्स्ट टाइम विजिट की तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, कोई भी अगर डाउट होता है जाके आप चैनल पे अदर भी सब्जेक्ट्स के वन शॉट वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन लेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए एप्लीकेशन लेयर का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। देखो बेसिकली हम OSI मॉडल के बारे में स्टार्टिंग में ही यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था। वहाँ पे 7 लेयर्स थे। राइट, और वो जो OSI मॉडल था दैट इज़ अ कंसेप्चुअल मॉडल था। वो प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता। राइट, और प्रैक्टिकल मॉडल क्या था आपका? TCP/IP मॉडल था। राइट, जिसमें आपके 4 से 5 आपके वहाँ पे लेयर थे और वही सब तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। राइट, एप्लीकेशन लेयर था, वहाँ पे नेटवर्क लेयर था, डेटा लिंक लेयर था, ट्रांसपोर्ट लेयर था। TCP/IP मॉडल की बात कर रहा हूँ। ऑलरेडी हमने डेटा लिंक लेयर पढ़ लिया, फिजिकल लेयर पढ़ लिया, नेटवर्क लेयर पढ़ लिया, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ लिया। अभी हमें यहाँ पे लास्ट जो पढ़ना है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर। राइट, चलिए अब एप्लीकेशन लेयर करता क्या है। देखो अभी तक हम क्या एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल हम अभी तक क्या समझ रहे थे। राइट, देखो और हम समझने की क्या कोशिश कर रहे थे, कैसे हमारा एक मैसेज ओवर द इंटरनेट ट्रेवल करता है, मतलब सेंडर टू रिसीवर कैसे पहुंचता है। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही थी, बहुत सारे लेयर्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स, वो सब हमने देख लिया। राइट, अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे सेंडर है, यहाँ पे रिसीवर है। राइट, जो अभी तक हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर सेंडर यहाँ पे मैसेज रिसीवर को भेजता है, एक सिंपल कुछ मीडियम से भेजेगा, कुछ चैनल से भेजेगा। ठीक है, मान लेते थे सेंडर ने मैसेज भेज दिया, फिर वहाँ पे बहुत सारे आपके मे बी वहाँ पे डेटा लिंक लेयर यूज़ हो रहा था, जो आपका मैसेज को फ्रेम में डिवाइड करके नोड के पास भेजता है, देन नोड टू नोड डिलीवरी हो रही थी। राइट, देन नेटवर्क लेयर क्या करता था, यहाँ पे IP एड्रेस यूज़ करता था रिसीवर का ये मैसेज जाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने देखा कि यहाँ पे अब सेंडर बहुत सारे प्रोसेस यूज़ कर रहा होगा, उस प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी वहाँ पे हो रहा था, पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी हो रहा था। राइट, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। ये जो हम बार बार अभी तक आपको बता रहे थे कि सेंडर मैसेज भेज देगा, सेंडर यहाँ पे मान लेते हाई लिख के मैसेज भेज दिया या कुछ भी मैसेज सेंड कर रहा है, तो मैसेज भेजेगा कैसे। राइट, यहाँ पे भी तो कुछ लेयर यूज़ हो रही है, तो सिंपल सी बात है यहीं पे आपका क्या यूज़ हो रहा है, एप्लीकेशन लेयर। राइट, अच्छा व्हाट्सएप का हम बहुत बार एग्जांपल लिए हैं। राइट, तो व्हाट्सएप पे आप हाई लिख के मैसेज सेंड करते हो, तो वो सब तो ठीक है, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, वो सब यूज़ होगा बैकएंड में। राइट, इंटरनली वो सारी फंक्शनलिटी वहाँ पे हो रही होगी रिसीवर तक मैसेज जाने में। लेकिन जो आपने चैनल यूज़ किया एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे क्या है मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एप्लीकेशन लेयर इज़ लाइक योर व्हाट्सएप। राइट, जिस लेयर पे आपने मैसेज को राइट किया और राइट करने के बाद फिर आगे वो चला जाता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर वही होता है। मतलब एप्लीकेशन लेयर को जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, एप्लीकेशन मतलब द एप्लीकेशन विच यू यूज फॉर सेंडिंग डेटा और अ मैसेज टू द रिसीवर, दैट इज सिंपली वही आपका एप्लीकेशन लेयर होता है। समझ लेते हैं, बस थोड़ा सा हमने समझ लिया, कंसेप्ट बिल्ड कर लिया क्या है एप्लीकेशन लेयर का मतलब एग्जैक्टली। एप्लीकेशन लेयर इज अ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड ऑल्सो इन द TCP/IP मॉडल। दोनों में ये टॉप मतलब फर्स्ट मॉडल आप बोल सकते हो, फर्स्ट लेयर होता है, टॉप लेयर होता है। इट इज़ क्लोजेस्ट टू द यूज़र, एंड ये जो लेयर होता है ये क्लोजेस्ट टू द यूज़र होता है, बिकॉज यूज़र ही जो मैसेज राइट करेगा वो इसी एप्लीकेशन लेयर की हेल्प से इसी में वो राइट करता है। लाइक जैसे ब्राउज़र हो गया, जीमेल, व्हाट्सएप, इसी सब लेयर पे काम करता है। जो कुछ भी UI, जो कुछ भी यूज़र इंटरफेस दिख रहा होता है ना, सब कुछ वो एप्लीकेशन लेयर का ही पार्ट है। राइट, इट प्रोवाइड सर्विसेज टू द यूज़र एंड ऐप सो दे कम्युनिकेट ओवर अ नेटवर्क। तो ये एप्लीकेशन लेयर ही हमें, जो हम व्हाट्सएप यूज़ कर पा रहे हैं, जो कुछ भी हम यूज़ कर पा रहे हैं, जैसे हम कुछ भी अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं रिसीवर को, या कुछ भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं ओवर अ नेटवर्क, तो वो सब एप्लीकेशन लेयर का ही एक पार्ट है। राइट, तो ये सब यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। एप्लीकेशन लेयर ही प्रोवाइड कर रहा है फंक्शनैलिटीज सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए डेटा को यूज़र से। अभी मान लेते हैं व्हाट्सएप नहीं है, या अगर ये बताओ जैसे एप्लीकेशन लेयर को भी मैं हटा दूँ तो क्या आप मैसेज भेज पाओगे, डेटा भेज पाओगे रिसीवर को? बिल्कुल नहीं भेज पाओगे। राइट, तो ये चीज़ है। इट इज़ सिमिलर लाइक कि जैसे आपके पास कुछ चीज़ ही नहीं है वो मैसेज को लिखने के लिए, तो कैसे आप कर पाओगे, समझ पा रहे हो। तो एप्लीकेशन लेयर इज़ द फेस ऑफ द नेटवर्क दैट द यूज़र इंटरेक्ट्स विथ। जैसे यूज़र इंटरेक्ट करता है, अपना मैसेज लिखता है और डेटा को सेंड करता है। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ बेसिकली एप्लीकेशन लेयर के कुछ मेन फंक्शन समझते हैं जो एप्लीकेशन लेयर काम करता है। ठीक,
हमने डेटा लिंक लेयर के भी बहुत सारे फंक्शंस देखे थे, एरर कंट्रोल, एरर करेक्शन, फ्रेमिंग, राइट, बहुत सारी चीज़ें थी। उसी तरीके से इसके भी कुछ मेन फंक्शंस होते हैं एप्लीकेशन लेयर के, इसको देख लेते हैं। तो मेन फंक्शन इसके बेसिकली 4 मेन फंक्शन हैं, राइट। तो 4 मेन फंक्शन इसके क्या हैं? डेटा को रिप्रेजेंट करना, नेटवर्क सर्विस एक्सेस इसका फंक्शन होता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, सीजन मैनेजमेंट, ये सब कौन करता है? एप्लीकेशन लेयर ही करता है। अब वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डेटा रिप्रेजेंटेशन आपको क्लियर होगा क्या है डेटा रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है, जो आप डेटा भेजने वाले हो रिसीवर को, वो डेटा कहाँ रिप्रेजेंट करोगे? एप्लीकेशन लेयर का ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है कि वो डेटा कैसे रिप्रेजेंट होगा, डेटा कैसे दिखेगा, उसको इनक्रिप्ट करना, उसको डिक्रिप्ट करना, कंप्रेस करना, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब आपका एप्लीकेशन लेयर ही करता है। तो लिखा भी है, इट इंश्योर दैट द डेटा इज़ अ रीडेबल फॉर्मेट फॉर बोथ सेंडर एंड रिसीवर के लिए, दोनों के लिए वो आपका रीडेबल होना चाहिए। आपको भी पता है जब आप मैसेज सेंड करते हो, हाई मैसेज सेंड करते हो, तो इंटरनली व्हाट्सएप पे सेंड करते हो तो एंड टू एंड इनक्रिप्शन वहाँ पे होता है। तो वो रिसीवर को लेकिन एग्जैक्टली जो मैसेज भेजते हो वही मैसेज दिखता है, तो दोनों साइड से वो चीज़ आपको रीडेबल दिखती है, बट इंटरनली वो इनक्रिप्ट होकर के जाता है, बहुत सिक्योर होकर के मैसेज आपका जाता है, ठीक है। और कभी कभी बहुत बड़ा अगर आप कुछ फाइल सेंड करते हो तो वो कंप्रेस भी होता है, तो वो सब एप्लीकेशन लेयर का ही एक पार्ट है, राइट। ये आपको डायग्राम बना देना है इसके फंक्शंस में, राइट। दूसरा इसका फंक्शन है नेटवर्क सर्विस एक्सेस। नेटवर्क सर्विस एक्सेस क्या है? इट एप्लीकेशन लेयर ही आपको प्रोवाइड कर रहा है, नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए। इट प्रोवाइड्स एप्लीकेशन विद एक्सेस टू द नेटवर्क सर्विस इनेबलिंग कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के साथ आप कनेक्ट हो बाई एन एप्लीकेशन। सिंपल सी बात है, अगर आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन लेयर, राइट। एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, राइट। अब क्या है, अब यूट्यूब क्या कर रहा है? यूट्यूब आपको अलाउ कर रहा है कि आप नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो, यूट्यूब ओपन किए हुए हो, ये लेक्चर देख रहे हो, तो सिंपल सी बात है आपका डिवाइस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो ये नेटवर्क के जो भी सर्विसेज होते हैं वो आपको एक्सेस करा रहा है बेसिकली आपका एप्लीकेशन लेयर, राइट, ठीक है। फाइल ट्रांसफ़र करना है तो आप इसको यूज़ करोगे, वेब सर्फिंग के लिए, ईमेल्स के लिए। तो नेटवर्क सर्विस एक्सेस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या है, फंक्शंस है एप्लीकेशन लेयर का। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन इज एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, राइट। जो अभी हमें पूरे इस एंटायर यूनिट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं पढ़ने हैं, बहुत सारे, ये आपका एप्लीकेशन लेयर में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP, FTP, SMTP, राइट, SNMP, DNS, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जो डिफरेंट एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ब्राउजिंग करते हो, वेब ब्राउजिंग करते हो, उसमें HTTP, HTTPS प्रोटोकॉल यूज़ होता है, दैट इज़ ऑल्सो एंड अ पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन लेयर, राइट। वो एक एप्लीकेशन लेयर का ही एक पार्ट है। तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। ये सब आगे भी हमें डिटेल में समझ में आएगा जब हम इसको पढ़ेंगे, राइट। तो ये भी एक फंक्शन आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट आपका सीजन मैनेजमेंट। सीजन मैनेजमेंट का क्या है? देखो, एप्लीकेशन लेयर ही एक सीज़न वहाँ पे आपका क्रिएट करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप क्या करते हो, सिंपल, ठीक है, जैसे आप अपने अकाउंट में मान लेते हैं, आपने फ्लिपकार्ट ई-कॉमर्स वेबसाइट को आपने ओपन किया ब्राउज़र में, राइट। अब उसको लॉगिन करोगे, राइट, उसको लॉगिन करोगे अपना अकाउंट, उसमें अपने कार्ट में कुछ भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे, राइट। बहुत सारे प्रोडक्ट को आपने ऐड किया, ऐड टू कार्ट कर दिया, वो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पर आप लॉगिन करते हो ना, तो क्लाइंट मीन्स यू एंड सर्वर आपका फ्लिपकार्ट का होगा, सर्वर, राइट। तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में एक सीज़न बनता है, एक सीज़न क्रिएट हो जाता है, सीज़न आईडी बन जाती है कि हाँ, एक कम्युनिकेशन जो हो रहा है क्लाइंट टू सर्वर के बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो एक विद इन द सीज़न हो रहा है, राइट। समझ पा रहे हो? जैसे एक टैब में आप कोई कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करते हो तो दूसरे टैब में भी जाके देखते हो तो आपके कार्ट में प्रोडक्ट वहाँ पे ऐड हुआ रहता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ अ सीज़न मैनेजमेंट। वो सीज़न मैनेजमेंट आपका होता है, एंड ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको पहले से भी आ रहा होगा, राइट। जिसमें कि आपके कुकीज़ यूज़ होता है, राइट। आपके कुकी में, आपके वेब ब्राउज़र के आपके वेब ब्राउज़र में कुकी स्टोर कर दी जाती है, जिससे उसी कुकी की हेल्प से आपको ट्रैक किया जाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की हैं, राइट। तो कुल मिलाकर के अगर सेंडर रिसीवर को मैसेज भेजना चाह रहा है तो ऐसे नहीं कि डायरेक्टली मैसेज चला जाएगा, राइट। वहाँ पे एप्लीकेशन आप यूज़ करोगे, व्हाट्सएप से आप हाई लिख के मैसेज भेजने वाले हो, राइट। तो व्हाट्सएप पे जैसे आप वहाँ पे आपने अपना चैट ओपन किया, आप सेंड करोगे तो इंटरनली सीज़न मैनेजमेंट वहाँ पे होती है, राइट। तो सीज़न स्टार्ट भी होता है, सीज़न
कनेक्ट भी होता है, सीजन ऑल्सो क्लोज भी होता है, राइट। तो इस्टेब्लिश होना, फिर उसी सीजन को मेंटेन रखना, टर्मिनेट भी करना, राइट। तो ये बिटवीन एप्लीकेशन ये आपका होता है। तो ये जो थोड़ा सा डायग्रामेटिकल यहाँ पे मैंने जस्ट राइट कर दिया है, ये आपको समझ के रखना है कि क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं। बेसिकली 4 यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके फंक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम समझ लेते हैं प्रोटोकॉल्स जो एप्लीकेशन लेयर में आपके यूज़ होते हैं, राइट। एप्लीकेशन लेयर में क्या क्या प्रोटोकॉल्स हैं उसके यूज़ के बेसिस पे हम समझते हैं। एंड जितने प्रोटोकॉल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, सारे प्रोटोकॉल्स को मैं बताऊँगा इन डिटेल में, और इसी में आप जाके देखोगे कि ऐसे ही पूछ लेता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन HTTP, FTP, SMTP, तीनों को एक्सप्लेन करो। एवरेज मार्किंग हो जाती है, 7 मार्क्स में आपको मिल जाता है नंबर, राइट। तो 7 मार्क्स का इस तरीके से ये आ जाता है क्वेश्चन, और ऐसे ही आएगा इसमें से, राइट। इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आ जाएगा, HTTP पे आपको न्यूमेरिकल दे देगा सॉल्व करने के लिए, नहीं। तो अब प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे एक लाइन में जस्ट एक्सप्लेन किया गया है, इन डिटेल्स इसको बाद में समझेंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। HTTP क्या है आपको पहले से पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, जो कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हो तो इसी प्रोटोकॉल का वो यूज़ करता है आपका, राइट। यूज़ टू ब्राउज वेबसाइट या वेब पेजेस को एक्सेस करना है। देन HTTPS क्या है? HTTPS एक सिक्योर वर्जन है HTTP का ही। अब देखो इतना इन डिटेल्स मैं अभी यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि आगे भी हमें पढ़ना है और ये सब पहले से भी आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, ऐसा नहीं कि नया ही आप देख रहे हो। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। कुछ आपको फाइल डाउनलोड करते हो थ्रू द इंटरनेट, या कुछ आपने ड्राइव पे कुछ अपलोड करते हो तो ऑल्सो वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है। SFTP क्या है? सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जैसे HTTP का एक सिक्योर वर्जन था HTTPS, उसी तरीके से FTP का एक सिक्योर वर्जन होता है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, बट ये एक सिक्योर होता है। इसमें बहुत सारे देखो एल्गोरिदम यूज़ होता है। तो देखो 2 एल्गोरिदम हमें यहाँ पे पढ़ना है, एक हमें RSA एल्गोरिदम पढ़ना है, और भी बहुत सारे एल्गोरिदम हैं वो हम देख रहे होंगे, राइट। तो SMTP आपका होता है, कहीं अगर आप ईमेल सेंड करते हो तो ईमेल जब भी सेंड करते हो तो वहाँ पे सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका यूज़ होता है, सिंपली सेंड करने के लिए ईमेल को, और रिसीव करने के लिए रिसीवर साइड आपका POP3, ये आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन, ये टॉपिक दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक मेल करके सिलेबस में दिया, ये सब आएगा, राइट। अभी जस्ट समझ लीजिए, रिसीव करने के लिए आपका ये यूज़ होता है, राइट। और IMAP भी आपका रिसीव करने के लिए यूज़ होता है, राइट। DNS डोमेन नेम सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक ही होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देखेंगे। DSCP ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस यूनिट में, ये आपका था डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो असाइन कर रहा था IP एड्रेस डिवाइस को ऑटोमेटिकली, राइट। ये नेटवर्क लेयर के अंदर था। टेलनेट क्या है? टेलनेट आपका एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है। टेलनेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसकी वर्किंग, इसका प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक। तो ये टेलनेट हो गया, रिमोट लॉगिन के लिए बता दिया। SSH भी आपका रिमोट लॉगिन के लिए होता है, बट टेलनेट से काफ़ी ज़्यादा आपका ये सिक्योर होता है, ये भी देखेंगे। SNMP है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट टूल, नेटवर्क को मॉनिटर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम इस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। NTP है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, सिंक्रोनाइज करने के लिए क्लॉक्स ऑफ द कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। तो कुल मिला के ये सारे प्रोटोकॉल्स अब हमें अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल समझने हैं अच्छे से, राइट। तो यहाँ पे समझते हैं डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है, राइट। देखो लिखा क्या है, DNS स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ लाइक फोन बुक ऑफ द इंटरनेट। कुछ नहीं है, सिंपल, जब भी आप ब्राउजर में जाते हो, कोई भी वेबसाइट का नाम डालते हो, लाइक www.google.com फॉर एन एग्जाम्पल लीजिए, चैनल का ही वेबसाइट जाके आप डालोगे ब्राउजर में www.edushineclasses.in, देन आपको क्या होगा, उस वेबसाइट का सिंपल पेज ओपन हो जाएगा, वेबसाइट लोड हो जाएगी, गूगल ओपन हो जाएगा। तो ऐसे होता है, ठीक। लेकिन आपको भी पता है कंप्यूटर आपका, ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे google.com डाला तो कंप्यूटर आपका मतलब लैंग्वेज समझ रहा है कि आपने गूगल के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला है, ऐसा कुछ नहीं। हर एक वेबसाइट का एक IP एड्रेस होता है, राइट। जैसे google.com डालोगे तो गूगल का भी एक IP एड्रेस होता है, राइट। और गूगल तो एक बड़ी एक वेबसाइट है, तो उसका मल्टीपल IP एड्रेस हो रहा होगा। जैसे भी चैनल का एग्जांपल लेते हैं, edushinclasses.in डालोगे तो उसका भी एक IP एड्रेस है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है ना कि डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, जो भी वेबसाइट के लिए आप सर्च करते हो, इस वेबसाइट के जो आपका वेबसाइट का नाम है, इसका IP एड्रेस जो है फाइंड करके, इंटरनली ऐसे ही होता है आपके इस वेबसाइट का इंटरनली क्या होगा कि IP एड्रेस फाइंड किया जाएगा, क्या इसका IP एड्रेस अवेलेबल है कि नहीं। IP एड्रेस अवेलेबल होगा देन आपको वहाँ पे रिजल्ट दिख जाता है, फिर वेबसाइट लोड हो जाती है। अभी तक क्या सोचते होंगे, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप सोचते होंगे google.com हमने डाला तो इसी के बेसिस पे वो हमें रिजल्ट दे रहा है, राइट।
ऐसा बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, इसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका ये रिक्वेस्ट जाता है, जैसे आपने इस नेम के लिए आपने सर्च किया, राइट, इस वेबसाइट के लिए आपने सर्च किया, तो ये रिक्वेस्ट जाती है डीएनएस रिजॉल्वर के पास, राइट। डीएनएस रिजॉल्वर के पास क्या होता है, सभी का आईपी एड्रेस होता है वेबसाइट का। अगर आपके वेबसाइट का आईपी एड्रेस उसके पास नहीं होता है तो आगे का भी फ्लो होता है, वो टॉप लेवल डोमेन के पास जाता है, तो ऑथोरेटिव सर्वर के पास जाता है। तो कुल मिला करके ना डीएनएस रिजॉल्वर क्या करता है, आपके आप जो भी वेबसाइट का नाम डालोगे उसका एक आईपी एड्रेस फाइंड करेगा। आईपी एड्रेस से ही आपका वहाँ पे वेबसाइट वहाँ पे दिखता है। और कभी नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे गूगल की कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दो, देन वेबसाइट ओपन नहीं होगी। सिंपल सी बात है, उस वेबसाइट का कोई आईपी एड्रेस ही नहीं है उसके पास, तो कहाँ से ओपन होगा, राइट। सिंपल यही होता है डोमेन नेम सिस्टम। इट इज़ लाइक अ ट्रांसलेटर काम कर रहा है, जो आपके वेबसाइट के नाम को, आपके डोमेन नेम को कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में या फाइंड करता है, सिंपल। ओके, क्यों रिक्वायरमेंट है डीएनएस, मतलब ये इसका रिक्वायरमेंट क्या है पूछा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, देखो जैसे क्या होता है कि अगर आपको गूगल ओपन करना है तो ये लिखना इजी होता है, ये लिखना इजी होता है। सिंपल सी बात है, गूगल का जैसे आईपी एड्रेस है तो क्या ये आप याद कर पाओगे कि 142.25, ये याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, राइट, इम्पॉसिबल बोल सकते हो। फेसबुक का भी कुछ अलग ही वहाँ पे आईपी एड्रेस होगा, तो उसको भी याद करोगे ऐसे, तो आईपी एड्रेस को आप याद नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि आप खाली वहाँ पे नेम एंटर कर देते हो, आपकी जो बैकएंड की सारा काम होता है वो डोमेन नेम सिस्टम वहाँ पे डीएनएस हैंडल कर लेता है। तो सिंपल एक फर्स्ट रीजन रिक्वायरमेंट में बता सकते हो, ह्यूमन रिमेंबर्स नेम नॉट नंबर्स, राइट। तो ये आपका पहला हो जाएगा। आईपी एड्रेस कैन चेंज, राइट। तो एक सेकंड वेट करिए, राइट। तो ये हो जाएगा पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा यहाँ पे है आईपी एड्रेस कैन चेंज, और देखो सिंपल याद भी कर लोगे, चलो ठीक है, गूगल का आपने रट लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये चेंज भी होता रहता है। अभी अब आपका जो डिवाइस का आईपी एड्रेस है उसको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करो, चेंज हो जाएगा। तो ये सारी कुछ रिक्वायरमेंट है, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई, हेल्प राउटिंग एंड एक्सेस के लिए आपका रिक्वायरमेंट लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसका फीचर देख लेते हैं। फीचर क्या है जल्दी से, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, राइट। डेटा इज स्प्रेड अक्रॉस मैनी सर्वर वर्ल्ड वाइड, आपका डेटा विद द हेल्प ऑफ द आईपी एड्रेस ही एक्सेस हो पाता है। हायरार्किकल यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। अभी ये समझ में आएगा कैसे रूट, फिर टीएलडी, सब डोमेन, इनका मतलब क्या होता है। हाँ, एक चीज़ आई थिंक मैं भूल गया बताना, और भूल नहीं गया, ये प्रीवियस यूनिट में भी हमने कवर किया था डीएनएस के बारे में, कि जो डोमेन आपका होता है ना, देखो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे टीएलडी का मतलब क्या है, ये सब जो बाद में आएगा ना टीएलडी, ये कंफ्यूज हो जाओगे। तो जैसे मान लेते हैं ये आपका पूरा यूआरएल है, राइट, www.google.com। तो यहाँ पे टॉप लेवल डोमेन, टीएलडी का मतलब है ये चीज़ लास्ट वाली, राइट, .in, .com, .edu, जो कुछ भी है डॉट करके, वो आपका टॉप लेवल डोमेन होता है। टॉप लेवल डोमेन के बाद सेकंड हमारे पास होता है सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन का मतलब होता है खाली इतना, जैसे google.com अगर ले लें, दिस इज व्हाट SLD, सेकंड लेवल डोमेन। अब इसके बाद भी होता है हमारा सब डोमेन होता है। सब डोमेन का मतलब है ये पूरा www.google.com, बस इतना याद रखना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखो आगे फीचर में यही वही लिखा है, हायरार्किकल में मतलब एक फ्लो में चलता है, रूट फिर TLD देन सब डोमेन। इसका भी डायग्राम से क्लियर करेंगे। रिलायबल होता है, फास्ट होता है, फीचर्स आपको जस्ट लिखने हैं, ईजी टू यूज़ है, स्केलेबल है, राइट। चलिए अब कितने टाइप्स के होते हैं आपके डोमेन नेम सिस्टम में। तो बेसिकली देखो, रूट मतलब कि यहाँ से आपका डोमेन नेम सिस्टम अब डिवाइड होने जा रहा है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहला होता है आपका जेनरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, यूनिवर्सल डोमेन। जल्दी समझ लेते हैं, आपको डायग्राम बनाना है, ठीक। अब यहाँ पे जेनरिक डोमेन का मतलब सिंपल यही है, और जो डोमेन का मतलब वही टॉप लेवल डोमेन। अब यहाँ पे जेनरिक डोमेन का यहाँ पे ये मतलब है कि जनरल पर्पस के लिए ग्लोबल वेबसाइट में जो आपका डोमेन यूज़ होता है, दैट इज जेनरिक डोमेन। जैसे .com हो गया कमर्शियल पर्पस के लिए, राइट, जैसे amazon.com, facebook.com, तो वो सब, ये सब क्या है, जेनरिक डोमेन के एग्जांपल है। .org, .net, .edu, एजुकेशनल के लिए, नेटवर्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए .org, ये सब आपको आता है। .gov, तो ये सब क्या है आपके जेनरिक डोमेन के एग्जाम्पल है। पूरा वर्ल्ड वाइड आपका यूज़ होता है, लेकिन ये कंट्री को स्पेसिफिक मतलब नहीं होता, राइट। दैट इज़ द रीज़न कि इसे हम जेनरिक डोमेन कह रहे हैं। जनरल या ग्लोबल वेबसाइट, पूरा वर्ल्ड वाइड ये यूज़ हो रहा होता है। अब दूसरा ही टाइप यहाँ पे अदर साइड देख लीजिए, कंट्री डोमेन है, जो एक स्पेसिफिक कंट्री को दिखा रहा होगा। जैसे .in हो गया, जैसे चैनल का ही वेबसाइट है edushineclasses.in, तो .in से दिख रहा है कि हाँ इंडिया की वेबसाइट है, राइट, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। सो .uk अदर मतलब कंट्री को दिखा रहा है। तो ये सब क्या है, .jp जापान, .eu ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 से 5 मतलब टाइप्स आएगा, तो 4 से 5 आपको एग्जांपल भी दिखा देने हैं। तो ये क्या हो रहा है कि एक रीजन, एक स्पेसिफिक वेबसाइट, मतलब एक रीजन को दिखा रहा है, एक कंट्री को दिखा रहा है आपका ये कंट्री डोमेन, राइट, जो लास्ट में, और ये लास्ट में डॉट के आगे जो भी एंड होता है, ये मैं पहले ही बता दिया, टॉप लेवल डोमेन इसे बोलते हैं, ठीक। तो वो भी एडिशनली लिख सकते हो। अब तीसरा है यूनिवर्स डोमेन। यूनिवर्स डोमेन कुछ नहीं है, सिंपल डोमेन नेम सिस्टम जो करता है ना, क्या करता है, आपका जो वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट नाम का एक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है, यही करता है ना। अब इनवर्स डोमेन जस्ट उसका उल्टा कर देगा। इनवर्स डोमेन नेम सिस्टम आपसे पूछा जा रहा है। इनवर्स डोमेन नेम सिस्टम ये होता है जो
आईपी एड्रेस से आपकी वेबसाइट का नाम फाइंड करेगा। लिखा हुआ ये आईपी एड्रेस से डोमेन नेम फाइंड करेगा। जैसे आपके पास आईपी एड्रेस ये है तो इसे क्या करेगा, फाइंड कर लेगा क्या किस वेबसाइट, क्या वेबसाइट का नाम है। तो ये जस्ट अपोजिट मतलब काम कर रहा है नॉर्मल डीएनएस से, राइट। अब 2 मार्क्स में डिफरेंस भी पूछे जा सकते हैं, राइट। आगे भी उसको देखेंगे कि जैसे देखो जेनेरिक डोमेन, कंट्री डोमेन, इन सब में क्या होता है, तो ऐसा टेबल में भी आप लिख पा रहे हो, राइट। अब इसमें एग्जैक्टली समझ लेते हैं जो हम स्टार्टिंग में आपको बताया कि जब भी आप वेबसाइट का वहाँ पे नाम एंटर करते हो ब्राउजर में तो उसका आईपी एड्रेस फाइंड होता है, देन आपको रिजल्ट दिखता है, राइट। यही बताया था, राइट। ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली समझ लेते हैं डीएनएस कैसे काम करता है, इसका वर्किंग एग्जैक्टली, राइट। अब देखो जब भी आप ब्राउजर में कुछ भी आप यूआरएल आप मान लेते हैं, ये आप वेबसाइट सर्च करने जा रहे हो, एंटर कर दिए, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप में 7 स्टेप में ये आपका कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे आपने ये एंटर किया, राइट। अब आपके लोकल स्टोरेज में चेक किया जाएगा क्या पहले आपने इस वेबसाइट को कभी एक्सेस किया था। अगर पहले इस वेबसाइट को आपने एक्सेस किया या कभी भी किसी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो अगर उसको एक्सेस किया है तो उसका आईपी एड्रेस जो होता है आपके कुकी में, आपके लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाता है, जिससे फर्दर आप उस पर बार बार विजिट करो तो बार बार रिक्वेस्ट डीएनएस रिजॉल्वर के पास ना जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा फिर टाइम भी लगे वेबसाइट ओपन होने में। तो यही कुछ रीज़न होता है कि आप जिस वेबसाइट पे बार बार चले जाते हो तो उसको जब दोबारा ओपन करते हो तो फास्टली ओपन होता है। तो आपके लोकल स्टोरेज में चेक करेगा। मान लेते हैं अभी इस वेबसाइट को आपने कभी भी अपने ब्राउजर में सर्च नहीं किया है, राइट। तो ये फर्स्ट स्टेप डन होगा नहीं, लोकल स्टोरेज में मिलेगा नहीं, तो दूसरे स्टेप में जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, डीएनएस रिजॉल्वर से पूछा जाएगा। ये डीएनएस रिजॉल्वर क्या है, डीएनएस रिजॉल्वर के पास जाएगा और इस वेबसाइट के लिए पूछेगा कि क्या आपके पास इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है। तो डीएनएस रिजॉल्वर ही सारा काम सारा झंझट लेता है इससे इसका आईपी एड्रेस निकालने में। तो उसके पास नहीं होगा, अगर डीएनएस रिजॉल्वर के पास इसका आईपी एड्रेस नहीं होगा तो डीएनएस रिजॉल्वर क्या करेगा, उसको आगे का मतलब प्रोसेस बताएगा कहाँ से आपको ये मिल सकता है। तो मान लेते हैं सिंपल डीएनएस रिजॉल्वर के पास ये जो है आईपी एड्रेस नहीं है, तो क्या करेगा ना डीएनएस रिजॉल्वर, अब डीएनएस रिजॉल्वर की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड करके दे। अब डीएनएस रिजॉल्वर आईपी एड्रेस फाइंड करेगा। अब कहाँ जाएगा रिजॉल्वर अब जाएगा रूट सर्वर के पास। अब इसका डायग्राम है लास्ट में, उसको बता देते हैं, ठीक है। तो रूट सर्वर के पास जाएगा, वहाँ से वो पूछेगा क्या इस वेबसाइट का आईपी एड्रेस है आपके पास। तो रूट सर्वर बोलेगा नहीं, मेरे पास इसका मतलब पूरा आईपी एड्रेस तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो .in वाले मतलब डोमेन है वो किसके पास है, कहाँ वो हैंडल होता है। तो वो क्या करेगा, जो डीएनएस रिजॉल्वर है उसको एड्रेस देगा किसका, टीएलडी सर्वर का, क्योंकि ये क्या है .in आपका टॉप लेवल डोमेन ही होता है, तो टीएलडी का भी अलग सर्वर होता है। तो टीएलडी का एड्रेस देगा रिजॉल्वर को, ये जो रूट सर्वर है भेज देगा। अब हमारा रिजॉल्वर कहाँ जाएगा, इस टीएलडी सर्वर के पास जाएगा। टीएलडी सर्वर पे आ गया है। अब टीएलडी सर्वर पे भी वो क्या करेगा, पूछेगा क्या डू यू नो दिस, राइट, इसका आईपी एड्रेस पूछेगा। अब ये टीएलडी सर्वर क्या करता है ना, ये दे देगा ऑथोरेटिव नेम सर्वर का एड्रेस दे देगा इस रिजॉल्वर को। अब रिजॉल्वर कहाँ जाएगा, देखो फ्लो समझना। अब वो जाएगा ऑथोरेटिव नेम सर्वर के पास। ऑथोरेटिव नेम मतलब सर्वर के पास जाएगा और वहाँ से पूछेगा क्या आपका इसका आईपी एड्रेस है, और इसके पास आईपी एड्रेस होता है। अगर वो वेबसाइट रजिस्टर्ड है, डोमेन उसका रजिस्टर्ड है, तो यहाँ से उसका आईपी एड्रेस उसको मिल जाएगा और ये चीज़ फिर से रिटर्न हो जाएगी, राइट। अब इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकल समझेंगे, 7 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे वही हो रहा है, यहाँ पे क्लाइंट है मींस योर ब्राउजर, यहाँ पे आपने वेबसाइट का नाम सर्च किया, लोकल स्टोरेज में होगा तो आपको तुरंत दिख जाएगा, अदरवाइज ये रिजॉल्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अब रिजॉल्वर जाएगा रूट सर्वर के पास, वहाँ पूछेगा, मान लेते हैं वहाँ नहीं मिला तो रूट सर्वर टीएलडी का एड्रेस दे देगा, फिर ये आएगा, फिर टीएलडी के पास जाएगा, राइट। अब टीएलडी बोल दिया कि ऑथोरेटिव सर्वर के पास जाओ, फिर ये आएगा, फिर जाएगा ऑथोरेटिव सर्वर के पास, यहाँ से उसे मिल जाएगा तो ये रिटर्न बैक करेगा और इसको दे देगा इसके ब्राउजर को, और ब्राउजर उसे क्या करेगा, कॉन्फ़िगर कर लेगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा। दिस इज हाउ कि ये कैसे डीएनएस काम कर रहा है। बहुत अच्छे से क्लैरिटी बन गई होगी, अच्छे से इसको आपको डायग्राम बनाना है एग्जाम में, राइट। चलिए अब यहाँ पे अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज डीएनएस रिजोल्यूशन, राइट। ये भी इंडिविजुअल पूछा गया है 7 मार्क्स में। डीएनएस रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, इसके 2 टाइप्स पूछे जाते हैं और ये कुछ नया नहीं है, आपने पढ़ लिया ऑलरेडी। डीएनएस रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आईपी एड्रेस फाइंड करना डोमेन नेम से। आपके पास वेबसाइट का मतलब नेम है, वेबसाइट का नाम आपके पास है, यूआरएल है, उससे उसका आईपी एड्रेस फाइंड करना, यही होता है डीएनएस को रिजॉल्व करना, डीएनएस रिजोल्यूशन। देयर आर टू वेज योर सिस्टम कैन रिजॉल्व अ डोमेन। 2 तरीके से वो आपका आईपी एड्रेस फाइंड हो रहा है और ये चीज़ आपको पहले से आ गई। अभी जैसे जो आपने वर्किंग देखा ना, यही है। देखो कैसे, पहला है रिकर्सिव डोमेन, दूसरा है आइटरेटिव डोमेन, सॉरी पहला है रिकर्सिव रिजोल्यूशन, दूसरा है आइटरेटिव रिजोल्यूशन। रिकर्सिव रिजोल्यूशन का मतलब ये होता है ना, कंप्यूटर बस रिक्वेस्ट दे दिया,
राइट। और ऐसा ही होता है, पहला ही हमारा यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम जैसे कोई वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं, कोई वेबसाइट के लिए हम गूगल पे सर्च करते हैं तो वो रिकर्सिव रिजोल्यूशन ही होता है। अभी देखते हैं कैसे। हम यहाँ पे खाली वेबसाइट का नाम वहाँ पे एंटर कर देते हैं कि हमें इस वेबसाइट को ओपन करना है, बैकएंड में सब कुछ वो हो जाता है, राइट। तो मतलब कंप्यूटर कह रहा है कि प्लीज़ डू एवरीथिंग फॉर मी, ऐसा कुछ, राइट। अब यहाँ पे क्या करेगा आप वेबसाइट के लिए, जैसे यहाँ पे देखो, इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं, इसका डायग्राम यहाँ पे है। जैसे यहाँ पे देखो क्लाइंट ने क्या किया, मान लेते हैं यहाँ पे ब्राउज़र में हमने क्या किया, कुछ भी डोमेन के लिए हमने एंटर किया ब्राउज़र में। अब ये क्वेरी हमारी चली जाएगी रिजॉल्वर के पास, राइट। अब रिजॉल्वर यहाँ पे रिजॉल्वर की सारी जिम्मेदारी है कि रिजॉल्वर ही आपको आईपी एड्रेस आपके ब्राउज़र को ला करके दे। आपका यहाँ पे कुछ काम ही नहीं है, राइट। यहाँ पे आपका एफर्ट कुछ लग ही नहीं रहा है, यहाँ पे डीएनएस पूरा सब कुछ, डीएनएस जो रिजॉल्वर है ना वो आपका पूरा ले लिया है, जो भी ओवरहेड की समस्या है, राइट। अब डीएनएस रिजॉल्वर जाएगा सबके पास, वही फ्लो पुराना वाला, रूट सर्वर के पास जाएगा, वहां मिला तो ठीक रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर वो जाएगा टीएलडी सर्वर के पास। कौन जा रहा है, रिजॉल्वर जा रहा है बार बार, क्लाइंट का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है, वो बैठा हुआ है, राइट। तो ये चीज अब टीएलडी सर्वर से फिर आएगा, फिर ऑथोरिटेटिव सर्वर के पास जाएगा, वहां से आईपी एड्रेस मिल जाएगा, देन इसको दे देगा और ये खुश हो जाएगा, इसको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यही होता है आपका रिकर्सिव, यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे मतलब इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो डीएनएस रिजॉल्वर सारा यहाँ पे उठा रहा है सारी जिम्मेदारी, राइट। तो इसको आप पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, वही जो मैं बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। चलिए अब इसका हम दूसरा यहाँ पे टाइप देख लेते हैं, दैट इज आइटरेटिव रिजोल्यूशन। अब आइटरेटिव रिजोल्यूशन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ रिकर्सिव। यहाँ पे अब क्लाइंट खुद जाएगा, राइट। क्लाइंट का मतलब है जैसे आप रिक्वेस्ट किए, लेकिन ये नहीं होता, जैसे आप क्या करते हो ब्राउजर पे कोई भी एंटर करते हो तो वो रिकर्सिव रिजोल्यूशन होता है। आप वहाँ पे आप खुद थोड़ी ना जाते हो, वहाँ से पूछते हो, ओपन करते हो सर्वर को, टीएलडी के पास जाते हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। दैट इज कि वो क्या है, रिकर्सिव रिजोल्यूशन होता है। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, आइटरेटिव रिजोल्यूशन वही है, यहाँ पे क्लाइंट सारी चीज़ें करेगा स्टेप बाय स्टेप। इसका भी डायग्रामेटिकल समझते हैं। जैसे यहाँ से देखो, यहाँ पे आपने ब्राउजर में एंटर किया तो लोकल डीएनएस क्लाइंट अब जाएगा, देखो डीएनएस रिजॉल्वर यहाँ पे है, ये अब कहीं नहीं जाएगा। अब आप क्या करोगे, वेबसाइट का जो भी नाम एंटर करोगे वो फिर ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके डीएनएस रिजॉल्वर के पास, अगर उसके पास होता है तो ठीक है, नहीं वो कहीं नहीं जाएगा, राइट। उसका कोई वहाँ पे रोल नहीं है। अब यहाँ पे फिर से आओगे, फिर आपका लोकल डीएनएस जो क्लाइंट है ना वही आगे जाएगा, फिर रूट सर्वर के पास जाएगा, फिर वहाँ से फिर बैक आएगा। तो जा कौन रहा है यहाँ पे, देखो इन्वॉल्वमेंट किसका हो रहा है, लोकल डीएनएस क्लाइंट का। तो टीएलडी सर्वर के पास जाओगे, फिर आपको रिटर्न हो जाएगा। तो ये आइटरेटिव डीएनएस क्वेरी यहाँ पे इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रही है, राइट। तो ये चीज़ बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी है, इसको रिपीट करने से कोई भी मतलब नहीं होगा। सारी चीज़ें पॉज करो और आपके पास नोट्स तो रहेगा ही, आप रीड करना, बहुत अच्छे कंसेप्ट समझ में आया। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, राइट। तो ये होता है आइटरेटिव रिजल्ट। चलो डिफरेंस भी इसका देख लेते हैं, बिकॉज डिफरेंस 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है और ज़्यादा क्लैरिटी हो पाएगी। तो रिकर्सिव रिजोल्यूशन में कौन आईपी एड्रेस फाइंड कर रहा था, भैया रिजॉल्वर फाइंड कर रहा था, पूरा काम रिजॉल्वर कर रहा था, वही सारी चीज़ें, राइट। इसमें क्लाइंट फाइंड कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। क्लाइंट का इफर्ट क्या इसमें है, बहुत ज़्यादा कम है, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ज़्यादा क्लाइंट का एफर्ट है। रिजॉल्वर का एफर्ट इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें लो है। तो ऐसे एग्जांपल इसमें मतलब क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना। टाइम टेकन यहाँ पे ज़्यादा लगेगा बिकॉज वहाँ रिजॉल्वर सब कुछ कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कम लगेगा एज़ कम्पेयर टू रिकर्सिव। एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है, राइट। तो ये देखो ऐसा भी नहीं है कि आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो वर्ल्ड वाइड वेब करके, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, वेब टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी, सब कुछ आपको पहले से भी आता होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे डायग्रामेटिकल थोड़ा सा बस और एक्सप्लेनेशन हमें यहाँ पे समझना है बस, राइट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, सिंपल देखो, वर्ल्ड वाइड वेब आपका एक सिस्टम ऑफ वेब पेजेस बोल सकते हो दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। जो भी वेबसाइट आप एक्सेस करते हो वो भैया वर्ल्ड वाइड वेब की हेल्प से, www की हेल्प से ही आप उसे एक्सेस कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। देखो लिखा भी वही है, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम ऑफ वेब पेजेस दैट यू कैन एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। इट अलाउ अस टू सी वेबसाइट, वॉच वीडियोस, रीड ब्लॉग, शॉप ऑनलाइन, डिफरेंट चीज़ें। भैया किसी भी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे होंगे तो जाके देखना www वहाँ पे लगा होगा। कहने का मतलब जो भी वेबसाइट है, जो भी आपका वेब पेजेस है, सब आपका एक वर्ल्ड वाइड वेब आप एक बड़ा सा सिस्टम समझ सकते हो जिसके अंदर सारे वेबसाइट पड़े हुए हैं, राइट, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये जब आप ब्राउज़र को ओपन करते हो, राइट, ठीक है, उसमें कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हो तो यू आर यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। तो आप क्या कर रहे हो, वर्ल्ड वाइड वेब को ही यूज़ कर रहे हो उस वेबसाइट को देखने के लिए। इसका डायग्राम ये बना देना, ठीक। क्लाइंट ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया वेब पेज के लिए, वो इंटरनेट के थ्रू, यानी वही वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू वो रिक्वेस्ट गई, वेब पेजेस के लिए रिक्वेस्ट गया वेब सर्वर के पास, वहाँ से आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो तीनों कॉम्बिनेशन करके जो फाइल होती है आपको मिल जाती है, आप वेबसाइट देख पाते हो, राइट। की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, इनमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वेब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, जहाँ पे विजिट करते हो वेब होता है। वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ
वेब पेजेस को, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, ये सब आपको आता है। वेब पेज क्या है? सिंगल पेज ऑफ अ वेबसाइट को हम वेब पेज कहते हैं। वेब ब्राउजर क्या है? जिसका यूज़ करके आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करोगे उसी को वेब ब्राउजर कहेंगे। और क्या वेब सर्वर क्या होगा? वेब सर्वर आपका एक स्पेशल कंप्यूटर होता है जहाँ पे सारी वेबसाइट स्टोर होती है, राइट, और जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो आपको वेबसाइट मिल जाती है। तो ये इसके कुछ फीचर हो जाएंगे। कैसे काम करता है ये समझ लेते हैं। जब आप किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हो, राइट, तो ब्राउजर में जब भी आप टाइप करोगे तो द ब्राउजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। तो ये थोड़ा सा डायग्राम इसको मतलब बना देना कैसे ये काम कर रहा है। तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाती है? वेब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट चली जाती है। सर्वर फाइंड करेगा वेब पेजेस यू आस्क्ड फॉर। जिस भी पेज के लिए मान लेते हैं आपने किसी जैसे edushineclasses.in स्लैश करके आप उसका कोर्स पेज एक्सेस करना चाहते हो या होम पेज या नोट्स पेज एक्सेस करना चाहते हो, उसके लिए वो रिक्वेस्ट जाती है वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर उसको फाइंड करेगा, पेज अवेलेबल होगा देन मिल जाएगा, अदरवाइज 404 मिलता है, राइट। तो इट्स इन द पेज बैक टू द योर ब्राउजर, यू सी द पेज, हमें पेज दिख जाता है। कुल मिलाकर के एक लाइन में समझना हो, वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन है वेबसाइट का, वेब पेजेस का, दैट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द इंटरनेट। इट वर्क्स थ्रू द वेब ब्राउजर, द यूजेस प्रोटोकॉल लाइक HTTP। अब इसी में www में क्या होता है आपका प्रोटोकॉल्स भी यूज होता है, राइट। जब भी किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP और HTTPS, यही प्रोटोकॉल यूज होता है, राइट। तो ये चीज़ है। तो कैसे ये काम कर रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा ये डायग्राम जरूर बनाना, ठीक। ये हमें समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं इसमें जो हमने बात किया कि HTTP प्रोटोकॉल आपका यूज हो रहा होगा, इसे समझ लेते हैं, जिस पे शॉर्ट नोट भी बहुत पूछा जाता है, राइट, कि HTTP, SMTP और SNMP बहुत सारे ऐसे दे देगा आपको प्रोटोकॉल, उस पर बोलेगा कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है 7 मार्क्स के अंदर। तो पहले तो समझ लेते हैं HTTP प्रोटोकॉल क्या है, एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि क्या है HTTP। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट इज़ द मेन प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है वर्ल्ड वाइड वेब में। मतलब कहने का मतलब वेबसाइट को एक्सेस करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, ये समझ में आ रहा होगा कि HTTP प्रोटोकॉल का सिंबल मतलब क्या है। जैसे लिखा भी है एग्जांपल में, जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, राइट, तो वो सब जो रिक्वेस्ट जाती है वेबसाइट को ओपन करने की, वो HTTP रिक्वेस्ट ही होती है। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बारे में आपको पता होगा। कहने का मतलब बस एक लाइन में अगर याद रखना है, HTTP एक सेट ऑफ रूल होता है दैट हेल्प योर ब्राउजर एंड वेब सर्वर टॉक टू ईच अदर, एक्सचेंज वेब पेजेस, इमेजेस, वीडियोज एक्सेट्रा, राइट। तो इट इज़ लाइक एक सेट ऑफ रूल बोल लो, जिससे कि जो आपका ब्राउजर है, ब्राउजर एंड वेब सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा क्या कराता है? HTTP ही कराता है, राइट। तो देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम की हेल्प से देखो, क्लाइंट एंड सर्वर। तो किसी वेब पेज के लिए आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, राइट। तो HTTP रिक्वेस्ट जाती है, वहाँ से HTTP रिस्पॉन्स आता है, देन एक कनेक्शन बन जाता है। तो देन आप कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हो। जैसे होता नहीं है, आप किसी वेबसाइट को एक्सेस अगर करना चाह रहे हो तो आपको वहाँ पे HTTP मतलब यूज़ करना पड़ेगा, या HTTPS सिक्योर वर्जन भी यूज कर सकते हो। अगर उसके बिना सर्च करना चाहो तो नॉट पॉसिबल, वो ओपन नहीं हो पाएगा, फिर आप वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे उसको एक्सेस करने के लिए। तो इट इज़ कंपलसरी कि कि वेब सर्वर एंड ब्राउजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन हो, एक्सचेंज ऑफ जो वेब पेज हो, इमेज हो, कुछ भी वेबसाइट आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे ये आपका प्रोटोकॉल इसलिए काफ़ी यूज़ होता है, राइट। इसका डायग्राम ये हो गया। अब इसी में ना एक आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपका HTTP आपका प्रोटोकॉल होता है, ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल क्यों होता है, राइट। वाई मतलब क्यों कहते हैं, वाई इज HTTP कॉल्ड अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल? 2 मार्क्स में ये पूछा गया था, देख लेते हैं। स्टेटलेस प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप किसी वेबसाइट के एक पेज पे हो, राइट, किसी वेबसाइट के आप एक पेज पे हो और उस पेज पे मान लेते हैं आपने कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपने एंटर किया, कुछ भी किया, तो आप अगर दूसरे पेज पे चले जाओगे तो वहाँ पे आपका कुछ भी डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं रखा जाएगा। देखो स्टेटलेस प्रोटोकॉल का सिंपल मतलब यही होता है कि ब्राउज़र कुछ भी वहाँ पे ना रिमेंबर नहीं करेगा आपके बारे में, आपके इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो भी आपने प्रीवियस रिक्वेस्ट दिया। हर टाइम जितनी बार भी आप वेबसाइट के किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट करोगे, वो जो आपकी रिक्वेस्ट होगी एज अ न्यू रिक्वेस्ट वहाँ पे काउंट होने वाली है सर्वर साइड। द सर्वर डज नॉट नो हु यू आर एंड व्हाट यू डिड बिफोर। तो वो आपके पिछले रिक्वेस्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये इसी वजह से इसे हमें स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए, जैसे आपने अभी मान लेते हैं किसी वेबसाइट के आप page1.html को ओपन किए हो, सर्वर गिव्स यू पेज 1 आपको दे देगा कि नहीं, फिर आप पेज 2 को ओपन करोगे, सर्वर आपको पेज 2 दे देगा, राइट। तो बट द सर्वर डज नॉट रिमेंबर दैट यू हैड ओपन पेज 1 बिफोर, इट ट्रीट्स ईच रिक्वेस्ट एज अ न्यू। तो ये हर एक रिक्वेस्ट को एज अ न्यू ट्रीट कर रहा है। आपने page2.html के लिए रिक्वेस्ट किया, पेज 2 आपको दिया, उससे पीछे वाले रिजल्ट से क्या मतलब कि आपने पेज 1 को ओपन किया था क्या, तो इट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस रिक्वेस्ट। दैट इज सिंपली कॉल्ड स्टेटलेस प्रोटोकॉल, इसीलिए हम इसे स्टेटलेस प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को, राइट। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमने देख लिया क्या होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, और
HTTP प्रोटोकॉल आपका क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका हो गया यहाँ पे फिनिश। देखेंगे तो यहाँ पे ये सारे टॉपिक हमने देख लिया, और ऐसे ही देखो क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं कि 7 मार्क्स में आपको दे देगा, इसमें कंटेंट भी तो होना चाहिए लिखने के लिए, राइट। तो HTTP बहुत सारे से आपको प्रोटोकॉल दे देगा, उस पर शॉर्ट नोट पूछेगा। तो ये रहा सिंपल टॉपिक, राइट, इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलो समझ लेते हैं क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल। और इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरा एक नया कुछ कंसेप्ट आ गया है। ईमेल जो यूज़ करते हो, ईमेल सेंड करते हो gmail.com, जो वही है आपका सिंपल इलेक्ट्रॉनिक मेल, बस, राइट। अब देखो यहाँ पे भी कहानी लिखी है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल कॉमनली नोन एज अ ईमेल, इट इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज ओवर द इंटरनेट। ईमेल इज़ अ वे टू सेंड मैसेज यूजिंग द इंटरनेट, जस्ट लाइक सेंडिंग अ लेटर बट डिजिटली एंड इंस्टेंटली। सिंपल, जैसे कोई लेटर आप कुरियर की जैसे सेंड करते हो, तो वो सब प्रॉब्लम थी, तभी ईमेल एक नई टेक्नोलॉजी, नई फीचर यहाँ पे आया जो यूज़ करते हो, राइट। जस्ट अ सेकेंड, डिजिटली, इंस्टेंटली आप कोई भी ईमेल, कुछ भी मैसेज अदर पर्सन को सेंड करते हो, वही होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म होता है, मतलब शॉर्ट में हम उसे ईमेल बोल देते हैं, बाकी उसे इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। तो कुछ बेसिक यहाँ पे समझ लेते हैं ईमेल के बारे में। तो एन ईमेल एड्रेस, जैसे एक ईमेल एड्रेस जो होता है, दिस इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर फॉर ईच यूज़र टिपिकली इन द फॉर्मेट ऑफ लाइक दिस। तो ईमेल के अंदर एक ईमेल एड्रेस कंसेप्ट, कुछ यहाँ पे कंसेप्ट होता है, एक बेसिक होता है, जो कि सिंपल आपका भी एक ईमेल एड्रेस होगा, और वो ईमेल एड्रेस बिल्कुल यूनिक होगा आपके लिए। आप सेम किसी और का ईमेल एड्रेस नहीं हो जाएगा जो आपका ईमेल एड्रेस है, समझ पा रहे हो। ईमेल क्लाइंट भी होता है, दिस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू सेंड। अब यहाँ पे ईमेल क्लाइंट मतलब वही जीमेल आपका एक क्या होता है, ईमेल का क्लाइंट हो गया, जिसका यूज़ करके आप मैसेज को सेंड करोगे, ठीक है, मैसेज को रिसीव करोगे। ईमेल का सर्वर भी होता है, दिस इज अ कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग फॉर फॉरवर्डिंग ईमेल्स, मतलब रेसिपेंट को, राइट। कहने का मतलब देखो ये 3 चीज़ें हैं, ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल क्लाइंट होता है, ईमेल सर्वर होता है। ईमेल सर्वर, अब आप अपने इनबॉक्स में देखते हो सारे ईमेल्स वहाँ पे पड़े हुए होते हैं, तो वो सर्वर पे जाके स्टोर होता है, ईमेल का भी सर्वर होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें ईमेल में बेसिक होती हैं। अब इसका कुछ एक आर्किटेक्चर समझते हैं, जो एग्जाम में पूछा गया था, ईमेल के आर्किटेक्चर और उसके सर्विसेज को एक्सप्लेन करने के लिए, राइट। तो इसमें 3 मेन कंपोनेंट्स आपके ईमेल आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं। 3 मेन कंपोनेंट यूज़ होते हैं। पहला, यूज़र एजेंट, UA से शॉर्ट में बोल देते हैं। यूज़र एजेंट इज़ नथिंग लाइक यू, जो आप मैसेज भेजने वाले हो, जो उस ईमेल जो उसको सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो। दिस इज़ द ईमेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक जीमेल, आउटलुक, थंडरबर्ड हो गया। ज़्यादातर हम जीमेल हमने मतलब सुना है, आउटलुक हमने देखा है, यूज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें। बाकी थंडरबर्ड करके भी होता है। तो ये सब क्या है, ये आपका यूज़र एजेंट होता है, राइट, जिसका यूज़ करके इट इज़ जस्ट अ सॉफ्टवेयर, ईमेल एप्लीकेशन होता है, जिसका यूज़ करके हम मैसेज को सेंड करते हैं, राइट। हम इसमें राइट करते हैं, रीड करते हैं, ईमेल को सेंड कर पाते हैं। दूसरा होता है MTA, मेल ट्रांसफ़र एजेंट। मेल ट्रांसफ़र एजेंट क्या होता है, इट इज़ लाइक अ पोस्ट ऑफिस। कैसे, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट सेंड्स योर ईमेल टू अनदर कंप्यूटर। ये आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो सेंड करता है आपकी ईमेल को अदर कंप्यूटर पे। थिंक ऑफ इट इज़ अ डिलीवरी वैन दैट पिक्स योर मेल एंड फाइंड द बेस्ट रूट टू डिलीवर इट। यस, हाँ, यूज़र एजेंट तो हमने समझ लिया, ईमेल ऐप सॉफ्टवेयर, एक पोस्ट ऑफिस को हमने समझ लिया, राइट, जहाँ से वो चीज़ लिखी जाएगी, मैसेज जहाँ से वो लेटर कुरियर भेजा जाएगा। अब लेकर कौन जाएगा, लेकर कोई वहाँ पे अगर मतलब ऑफलाइन भी बात करते, कुरियर सेंड करते हो, तो डिलीवरी कोई वैन होता है, कुछ ट्रक होता है जिसमें सारा सामान भर के जाता है, तो वो क्या है, वो आपका मेल ट्रांसफ़र एजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर भी वही वैसे भी होता है, ईमेल डिजिटल के कंसेप्ट में भी जो ईमेल आप भेजते हो, तो वहाँ पर भी मेल ट्रांसफ़र एजेंट आपका होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपका ईमेल रिसीवर तक पहुंचाता है, राइट, ठीक है। तीसरा है मेल डिलीवरी एजेंट, MDA, लोकल पोस्टमैन, राइट। तो मेल डिलीवरी एजेंट क्या होता है, इट रिसीव्स द ईमेल एंड पुट्स इट इनटू द रिसीवर इनबॉक्स। बस यहाँ पे क्या करेगा कि कोई भी ईमेल अगर आपको आता है तो ईमेल को रिसीव करेगा और उसे इनबॉक्स में स्टोर कर देता है। तो मेल डिलीवरी एजेंट का काम यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कुछ एग्जांपल हम फ्लो समझेंगे, कैसे ईमेल जाता है, रिसीव होता है, जो कि आपको पता होगा पहले से। यू सेंड एन ईमेल टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कुछ ईमेल स्टार्ट किया, ईमेल करना। यू राइट एंड सेंड इट विया यूज़र एजेंट। अब यहाँ पे यूज़र एजेंट आप जीमेल का यूज़ करके यहाँ पे ईमेल आपने सेंड कर दिया। द मैसेज गोज टू द फ्लो, समझो इसका, राइट, कि यूज़र एजेंट मतलब जीमेल सॉफ्टवेयर होगा जिसका यूज़ करके आप उसको लिख रहे हो। अब ये रिक्वेस्ट जाएगी MTA के पास, राइट, मेल ट्रांसफ़र एजेंट के पास जाएगी।
लाइक smtp.gmail.com, ये सर्वर टाइप का होता है, राइट। MTA सेंड करेगा इस रिक्वेस्ट को ऑन द इंटरनेट टू योर फ्रेंड्स MTA, आपके फ्रेंड साइड एक MTA होगा मेल डिलीवरी एजेंट करके, राइट। ये MTA के पास आपका ये मैसेज पहुंचेगा, फिर वहां से आपके फ्रेंड के इनबॉक्स में चला जाएगा। इनबॉक्स में अपने आप थोड़ी ना चला जाएगा, वो MDA करता है। MDA ही क्या करता है, जो भी मैसेज आ रहा है सेंडर से उसको ले करके रिसीवर के इनबॉक्स में पुट कर देता है, ठीक। तो योर फ्रेंड यूजेस देयर यूजर एजेंट टू रीड द ईमेल, आप भी यूजर एजेंट यूज कर रहे हो, जीमेल यूज कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी यूजर एजेंट यूज कर रहा है, राइट। तो ये एग्जाम्पल फ्लो आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। यूज करते हो पता भी होना चाहिए, राइट। तो ईमेल प्रोटोकॉल्स, अब यहाँ पे हम समझते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्ट होता है कि ईमेल में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं, राइट। SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, POP3 प्रोटोकॉल यूज होता है, IMAP प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। और इसका मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ क्या होता है, IMAP का भी होता है। तो अभी इसको ना यही सब समझना है हमें, और ये सब तो ऐसे नहीं पूछेगा कि ईमेल को एक्सप्लेन करिए 7 मार्क्स में, प्रोटोकॉल ही देता है, उसको भी दिखाता हूँ किस तरीके से वो पूछा गया। तो चलो अब यहाँ पे इसको इन डिटेल समझ लेते हैं। ये तो पता ही है हमें कि हाँ सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म होता है, यूज़ होता है, बट क्या होता है एग्जैक्टली, कैसे काम करता है ये समझते हैं। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ईमेल को जब सेंड करते हो आप, राइट, यूज़र एजेंट का यूज़ करके आपने ईमेल को सेंड किया, तो वो आपका किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके जाएगा, SMTP प्रोटोकॉल को फॉलो करके जा रहा होगा। सेंड योर ईमेल फ्रॉम योर ईमेल एप्लीकेशन टू द मेल सर्वर फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर बाय यूजिंग दिस प्रोटोकॉल दैट इज SMTP। जब आप ईमेल में या जीमेल मतलब कोई भी ईमेल आप राइट करते हो फ्रॉम यूज़र एजेंट ही आपका वही है सॉफ्टवेयर, बस यहाँ पे टेक्निकल वर्ड है। तो SMTP ही हेल्प कर रहा है रिसीवर के सर्वर तक ये आपका मैसेज पहुँचाने में, राइट। तो ये है कैन बी यूज्ड टू रिसीव और रीड ईमेल्स, मतलब कहने का मतलब ये जो आपका है ना खाली सेंड करने के लिए यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि रिसीवर साइड भी यही प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा, रिसीवर साइड दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, राइट। और इसमें देखो क्या चीज़ है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेगी। शॉर्ट नोट जब पूछा जाएगा कहानी का तो सब कहानी लिखने वाले हैं, तो इसमें स्पेशल चीज़ जो आप लिख सकते हो इसमें पोर्ट क्या इसका डिफॉल्ट जो होता है, राइट, स्टैंडर्ड इसमें 25 प्रोटोकॉल, इसमें 25 इसका पोर्ट होता है SMTP का। अगर इनक्रिप्ट कर दिया गया है तो 587 होता है, तो जो कि ये प्री डिफाइन है, तो ये चीज़ याद कर लोगे ना तो लिखोगे तो ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो SMTP हमारे पास हो गया, ये सेंड करने के लिए था, राइट। अब जब सेंड कर दोगे ईमेल तो रिसीवर उसे रिसीव भी तो करेगा, रिसीव करेगा तो वहाँ पे भी कुछ सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा। तो ये आपका जो POP3 होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये यूज़ होता है रिसीव करने के लिए मेल को, राइट। इट डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर, से ये ईमेल को डाउनलोड करेगा, फिर ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। अब देखो पीपल हु यूज़ ओनली वन डिवाइस, तो ये आपका POP3 यूज़ होता है। जैसे देखो इसका भी पोर्ट नंबर आपको याद कर लेना है, 110 होता है, उसका क्या था, उसका 25 था, और इनक्रिप्ट कर दोगे तो 587 था, राइट। तो याद कर लेना है जस्ट। तो ये सिंपल आपका हो गया POP3 प्रोटोकॉल, राइट। इसके बाद है IMAP प्रोटोकॉल, क्या होता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यूज टू रिसीव ईमेल्स। ये IMAP क्या होता है, दोनों में डिफरेंस फिर क्या है, फिर डिफरेंस भी देखेंगे, राइट, टेबल के फॉर्मेट में। अभी शॉर्ट नोट हम समझ रहे हैं। तो POP3 भी रिसीव कर रहा था, ये भी रिसीव कर रहा है। IMAP क्या करेगा ना, रिसीव तो करेगा बट उसे क्या करेगा, स्टोर भी कर लेगा, राइट। बट इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग एंड डिलीटिंग इट लेट्स यू व्यू ईमेल्स डायरेक्टली फ्रॉम द सर्वर। यू ओपन Gmail ऑन योर मोबाइल एप्लीकेशन, यू सी द सेम इनबॉक्स एवरीवेयर बिकॉज ईमेल स्टे ऑन द सर्वर, वो सर्वर पे स्टोर कर लेता है, इस वजह से आपको सारी चीज़ें दिखती है जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते, राइट। तो इसका भी बेसिक चीज़ जो याद रखनी है, IMAP का पोर्ट है आपका डिफॉल्ट है 143, नॉन सिक्योर है, सिक्योर हो जाएगा तो 993। तो देखो अगर शॉर्ट नोट आएगा तो ये सब चीज़ अगर लिखोगे तब आपको पूरे नंबर वहाँ पे मिलने वाले हैं, राइट। ये जो भी आपने यहाँ पे पोर्ट नंबर यहाँ पे देखा ये चीज़ लिखना, और ये चीज़ तो आपको इसको डिफाइन करना ही है। तो ये हमने देख लिया। अब इसी ईमेल में ना आगे का कुछ मतलब शॉर्ट नोट हमें समझ लेना है जो इसमें और भी पूछा जाता है, राइट। जैसे इसका थोड़ा सा मैं आपको दिखाई देता हूँ क्वेश्चन किस टाइप से ये पूछेगा, राइट। तो एक सेकंड, ये देखो इस टाइप से ऐसे एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म करके आपको पूछेगा। 22-23 में यह हुआ है, FTP क्या होता है, SMTP क्या होता है, DNS क्या होता है, ARP क्या होता है, सब इसमें आपने पढ़ लिया कि नहीं। आपने FTP भी बताने वाला हूँ, DNS पढ़ लिया आपने, SMTP पढ़ लिया, ARP आपको प्रीवियस यूनिट में भी बताया था, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डिफरेंस लिखना है, 7 मार्क्स मिल जाएगा आपको, डिफरेंस बिटवीन FTP HTTP इस तरीके से। तो इस तरीके से देखो ऐसे शॉर्ट नोट आएगा, ऐसा नहीं कि SMTP को 7 मार्क्स में पूछेगा आपसे, राइट। तो ये चीज़ है। तो चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट आपका जो एक इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल बोल सकते हो यूज़ होता है, दैट इज़ MIME, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन।
नाम से क्लियर हो रहा है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME। इस पे भी शॉर्ट नोट पूछ सकता है, राइट। सब कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, कोई भी शॉर्ट नोट आए छूटने वाला नहीं है, राइट। तो इट एक्सटेंड द बेसिक ईमेल फॉर्मेट। कहने का मतलब ये जो MIME होता है ना, सिंपल ये एक एज एक्सटेंशन होता है जो बेसिक, जो नॉर्मल आप टेक्स्ट मैसेज, प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, लिख करके प्लेन टेक्स्ट ईमेल भेजते हो, आपको ये फैसिलिटी, ये आपका MIME एक्सटेंशन देता है कि उसमें आप अटैचमेंट भी भेज सको, उसमें फोटोज़, वीडियोज़, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप भेज पाओ। यही बस काम करता है MIME। एक स्टैंडर्ड है जो अलाउ करता है ईमेल के साथ आप ये सारी चीज़ें भी भेज पाओ, ठीक है। तो यही है आपका MIME का मेन मतलब, कि आप उसमें अटैच कर पाओ। तो वो ये चीज़ एक्सटेंड हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है जीमेल एप्लीकेशन में, आप देख ही पा रहे होंगे वहाँ पे, राइट। तो ये हो गया आपका MIME। तो ये ऐसा ना हो गया पहले कभी आपने सुना ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। पता होगी मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है, जो कि एक्सटेंशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, हम ताकि ये सारी चीज़ें भी भेज पाएँ ईमेल के साथ। नाउ FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल? सिंपल देखो, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड वे है सेंड करने के लिए, रिसीव करने के लिए फाइल्स को बिटवीन टू कंप्यूटर्स ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। सिंपल देखो, आपके फ़ोन में ड्राइव एप्लीकेशन होगा, लैपटॉप में भी ड्राइव होगा, राइट। ड्राइव मतलब कि एक जो क्लाउड स्टोर, जो गूगल के क्लाउड सिस्टम है जहाँ पे अपनी सारी फाइल स्टोर करते हो, तो वहाँ पे कोई भी फाइल अगर आप अपलोड कर रहे हो तब भी वहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है। नाम से ही क्लियर हो रहा है भैया, जब भी फाइल को ट्रांसफ़र करना, डाउनलोड करना, स्टोर करना, ये सब चीज़ें आप फाइल के साथ परफॉर्म करोगे तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखा है जब भी आप अपलोड करते हो अपने फाइल्स को वेबसाइट पे या ड्राइव पे, तो वहाँ पे भी FTP ही आपका यूज़ हो रहा होता है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे एग्जांपल वही लिखा हुआ है, ड्राइव का भी एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हो, तो वो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये आपको क्लियर होगा, राइट। अब वो देखो, जैसे HTTP प्रोटोकॉल का वहाँ पे क्या एक्सटेंशन वर्जन, मतलब एक सिक्योर वर्जन क्या था? HTTPS था। उसी तरीके से FTP का भी यहाँ पे एक्सटेंशन हमारे पास आगे होता है, जो कि आपका SFTP होता है, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, देखेंगे। और इसमें भी ये देख लेते हैं TFTP का मतलब क्या होता है। जो मेन है वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। TFTP क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, राइट। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक वेरी सिंपल वे है सेंड करने का, रिसीव करने का फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर और नेटवर्क। सिंपल, ये भी मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही एक एक्सटेंशन बोल सकते हो, बेसिक वर्जन बोल सकते हो, राइट। नहीं देखो, थोड़ा सा इसको क्लैरिटी करना। TFTP जो होता है ना, कि स्मॉल फाइल्स को जैसे डाउनलोड करना, रिसीव करना या भेजना या अपलोड करना, ये स्मॉल फाइल्स के लिए होता है TFTP, राइट। बहुत सिंपल वे होता है, बहुत वेरी सिंपल, बहुत स्मॉल फाइल्स को ये क्या करता है? डिलीवर करता है, पिक करता है। ये आपका स्मॉल फाइल्स के लिए हो गया। फिर FTP थोड़ा सा उसका इंक्रीज वर्जन हो गया। अब FTP के बाद भी SFTP होता है, सिंपल मतलब नहीं, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपका होता है। तो इस तरीके से तो TFTP एक बेसिक वर्जन आप बोल सकते हो, सिंपल वर्जन बोल सकते हो, जब भी फाइल्स को रिसीव करना है, सेंड करना है विद इन द कंप्यूटर, राइट। तो ये है आपका, ठीक। तो इसमें ऐसा नहीं है, बहुत सारे इसमें आपको क्वेश्चंस पूछना, इसमें क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल है, कहने का मतलब है। स्मॉल नेटवर्क में यूज़ होता है, कोई लॉगिन, कोई पासवर्ड आपको यहाँ पे नहीं देना होता है, कोई फीचर्स यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, राइट। ये खाली यहाँ पे UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। ये बहुत फास्ट होता है बट रिलायबल नहीं होता है। इसका भी कुछ डिफ़ॉल्ट जो आपको पोर्ट याद रखना है, पोर्ट नंबर, दैट इज़ 69, राइट। ओके, तो ये होता है TFTP, एक आपका प्रोटोकॉल, राइट। अब इसके बाद FTP के कनेक्शन मोड हम समझ लेते हैं, राइट। FTP कनेक्शन मोड का मतलब क्या है? इसमें 2 मोड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। ये पूछा गया है, 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे मैं डिफरेंस बताऊंगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो FTP कनेक्शन मोड में एक्टिव वर्सेस पैसिव मोड क्या होता है? जब भी आप FTP को यूज़ करते हो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए ना, तो जो कनेक्शन होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, वो 2 टाइप से हो सकता है। पहला या तो एक्टिव मोड होगा, दूसरा या तो पैसिव मोड होगा। कहने का मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कुछ फाइल भेजना चाह रहा है, तो कनेक्ट हो, पहले कनेक्शन होगा तभी ना फाइल जाएगा, कि बिना कनेक्शन की फाइल चली जाएगी। तो कनेक्शन होगा वहाँ पे। तो कनेक्शन 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो एक्टिव कनेक्शन मीन्स एक्टिव मोड में होगा, या तो पैसिव मोड में होगा। ना समझ लेते हैं इसको, डिफरेंस से क्लियर कर लेंगे इन दोनों को। तो हु ओपन्स डेटा कनेक्शन? एक्टिव फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल में सर्वर कनेक्ट करेगा क्लाइंट्स के साथ, यहाँ पे क्लाइंट कनेक्ट करेगा सर्वर के साथ। फायरवॉल यहाँ पे नॉट फ्रेंडली, बिकॉज सर्वर ट्राइज टू कनेक्ट, सर्वर यहाँ पे कर रहा है तो फायरवॉल यूज़ नहीं होता, तो बेटर विद द फायरवॉल, राइट। और पोर्ट यूज़ होता है इसमें, देखो 20 यूज़ होता है, याद रखना। इसमें 1024 यूज़ होता है। पोर्ट यूज बाई क्लाइंट लिसन ऑन अ रैंडम पोर्ट, इनिशिएट बोथ कंट्रोल एंड डेटा कनेक्शन हो गया, राइट।
तो कनेक्शन पोर्ट यहाँ पे है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, अब इसमें मैं आपको क्या ही इन डेप्थ क्लियर करूँ, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इसका डिफ़ॉल्ट पोर्ट ये है, इसका ये है, राइट। यूज़ केस इसका ओल्डर सिस्टम में आपका यूज़ होता है, अभी मॉडर्न की बात करें तो वो पैसिव आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका होता है, इसमें फायरवॉल भी यूज़ हो रहा होता है। तो ये चीज़ हो गया, और ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से ये क्वेश्चन देखो पूछा गया है। अब देखो जैसे मान लो ये 21-22 में क्वेश्चन आया था, क्या पूछ रहा है, 7 मार्क्स में आया था, एफटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे, कंटेंट बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो लिख पाओगे सारे प्रोटोकॉल सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका ये चीज़, राइट। अब इसके बाद अगला भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो कि एक आगे भी प्रोटोकॉल यहाँ पे पूछा गया है, राइट, जो कि है आपका SNMP, राइट, SMTP नहीं, SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नाम से ही क्लियर हो गया, ये नेटवर्क को मैनेज कर रहा होगा, नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होगा। तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल जो यूज़ होता है मैनेज करने के लिए, डिवाइसेस को मॉनिटर करने के लिए, डिवाइसेस को, जैसे राउटर, स्विचेस, सर्वर, प्रिंटर, मॉडम्स, डिफरेंट मॉडम्स हो गए। ये इट इज़ लाइक अ वॉचमैन काम करता है, सिंपल मॉनिटर कर रहा है तो लाइक अ वॉचमैन ही काम करेगा, जो पूरा डिवाइस के ऊपर कीप एन आई रखा, मतलब रहता है उसका कि क्या नेटवर्क में क्या चल रहा है, राइट। तो कैसे हो रहा है सारी चीज़ें, ये SNMP ही वहाँ पे डिसाइड करता है, राइट। एक वॉचमैन का यहाँ पे एनालॉजी याद रखना बस। तो SNMP क्यों यूज़ होता है? डिवाइस की हेल्थ को चेक करने के लिए कि डिवाइस सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो SNMP यूज़ होता है। मॉनिटर करने के लिए ट्रैफिक को कोई एरर है कि नहीं, तब भी वहाँ पे SNMP यूज़ होगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो नेटवर्क को ही पूरा मैनेज करेगा ये चीज़, कोई अलर्ट कुछ आ रहा है, कुछ एरर, तो वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, तो SNMP ही यहाँ पे सारी चीज़ें करता है, राइट। चलो यहाँ पे समझते हैं कि आपका रिमोट लॉगिन क्या होता है, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करना कि लेक्चर आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल आप लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, राइट, बट प्लीज़ अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ रिमोट लॉगिन? रिमोट लॉगिन क्या होता है, रिमोट लॉगिन से आप क्या समझते हैं, राइट। तो देख लेते हैं, क्लियर होगा आपको पहले से भी। तो रिमोट लॉगिन का सिंपल मतलब होता है यही, जो आप जैसे एक्सेस करना किसी भी कंप्यूटर को दूर रह करके, राइट, तो रिमोट लॉगिन वही होता है। जैसे अभी मान लो आप घर पे बैठे हो और घर पे बैठे बैठे आप अपने फ्रेंड का कंप्यूटर लैपटॉप यूज़ कर पा रहे हो, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ रिमोट लॉगिन, राइट। तो रिमोटली आप किसी दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर पा रहे हो थ्रू द नेटवर्क, थ्रू द इंटरनेट, दिस इज़ हाउ कि यही होता है आपका, दिस इज़ व्हाट कि रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है, राइट। सो इमेजिन सिटिंग एट योर होम, वही कहानी यहाँ पे जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है ताकि आप समझ पाओ। तो दैट्स रिमोट लॉगिन, राइट। सिंपल, यहाँ पे इसका डायग्राम से क्लियर हो पा रहा होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर है, राइट, यहाँ पे लोकल कंप्यूटर है, नेटवर्क के साथ आप इस रिमोट कंप्यूटर को मतलब कंट्रोल कर पा रहे हो, राइट, ठीक है। रिमोट लॉगिन क्यों यूज़ होता है? तो कॉमन सेंस लगाओ, हम रिमोट लॉगिन क्यों यूज़ करते हैं? तो पहला रीज़न तो आप दोगे कि मस्ती करने के लिए, मीन्स कि हैक करने के लिए, आप अपने फ्रेंड का कंप्यूटर हैक करना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ें आप बताओगे। तो इसका एग्जैक्टली जो मतलब सीरियसली जो मैसेज, मतलब इसका जो पॉइंट है आपको लिखना है, रिमोट लॉगिन क्यों यूज़ करते हैं। सिंपल, जैसे मान लेते हैं आपके फ्रेंड का कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ इशू आ गए और वो ठीक नहीं कर पा रहा है, और आप वो इंजीनियर, राइट, तो बिल्कुल आप उसके कंप्यूटर को रिमोटली कनेक्ट करके देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली क्या सेटिंग में इशू है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, राइट। तो रिमोटली भी उसके प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो रिमोट लॉगिन का वन ऑफ द यूजेस आप राइट कर पाओगे, राइट। देन नेक्स्ट, यहाँ पे सर्वर को मैनेज करने के लिए, कंप्यूटर को मैनेज करने के लिए डिफरेंट लोकेशन है। मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, राइट, तो उसमें आप रिमोटली सबको लॉगिन कर लोगे एक कंप्यूटर में, तो आप बैठे बैठे सबको कंट्रोल कर पाओगे, देख पाओगे, मैनेज कर पाओगे कि उस कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तो मैनेज कर पाओगे कुल मिला के सर्वर को, कंप्यूटर को, बस ये है। और ये IT एडमिन्स डेवलपर्स के लिए तो काफ़ी यूज़फुल होता है ये जो रिमोट लॉगिन होता है, राइट। तो ट्रबल शूट इश्यूज़ मैंने पहले ही बताया, फ्रेंड्स का जो प्रॉब्लम है सॉल्व करोगे। तो अब यहाँ पे समझ लेते हैं ना, 2 टाइप्स के हमारे रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होते हैं। कहने का मतलब है जब भी आप रिमोट लॉगिन करोगे, रिमोटली ऑपरेट करोगे कंप्यूटर को, तो प्रोटोकॉल फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? करोगे, बिल्कुल। तो पहला हमारे पास यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है टेलनेट होता है, दूसरा SSH होता है, राइट। तो दोनों आप समझ लेते हैं क्या होता है, व्हाट इज़ टेलनेट, राइट। तो टेलनेट सिंपल बताया आपको, एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, तो वही आपको स्टोरी लिखनी है। तो टेलनेट का फुल फॉर्म है टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो यूज़ होता है, यूज टू रिमोटली लॉगिन। जब आप रिमोटली लॉगिन करोगे तो या तो टेलनेट प्रोटोकॉल यूज़ होगा या तो SSH, अनदर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। यहाँ पे वो लिखा है, थिंक ऑफ इट लाइक यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अनदर कंप्यूटर फ्रॉम फॉर अवे, यू आर कंट्रोलिंग इट थ्रू योर ओन कीबोर्ड। ये वही लिखा है कि रिमोटली आप किसी दूसरे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हो। तो टेलनेट ही हमें अलाउ करता है कि एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिमोटली क्या कर पाए,
कंट्रोल कर पाए। आफ्टर कनेक्टिंग यू कैन रन कमांड ऑन द सर्वर जस्ट लाइक यू आर यूजिंग इट फिजिकली। तो फिर आप अपने ही कंप्यूटर से उस रिमोट कंप्यूटर को क्या कर पाओगे, कमांड दे पाओगे, डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये कुल मिला के आपका ये जो टेलनेट होता है एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है, राइट। ये टेलनेट ही डेटा को सेंड करेगा। लेकिन ध्यान से यहाँ पे ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि टेलनेट आपका सिक्योर नहीं है। सिक्योर इन द सेंस कि जैसे आप मान लेते हैं कि रिमोटली आपने, इसका एग्जांपल से ही क्लियर करते हैं, बाकी ये बहुत डिटेल्स हमें नहीं समझना है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। अब यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास 2 कंप्यूटर, राइट। हम इस कंप्यूटर से क्या किए हैं, इस कंप्यूटर को, ये हमारा रिमोट कंप्यूटर, मतलब मान लेते हैं इस कंप्यूटर को हम यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं इस अपने कंप्यूटर से, राइट। तो टेलनेट ही यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा होगा, टेलनेट ही यहाँ पे रिमोटली हमें कनेक्ट करने की अनुमति देगा, अलाउ करेगा, राइट। अब टेलनेट इसलिए सिक्योर नहीं है क्योंकि जब भी आप मान लेते हैं कुछ यूज़र नेम पासवर्ड आप इसमें लॉगिन करते हो ना, तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होगा, तो थ्रू द इंटरनेट आपकी ये सारी डिटेल यहाँ पे भेजी जाएगी। तो ये आपकी यूज़र नेम पासवर्ड को, जो भी आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो एज इट इज़ ये टेलनेट क्या करता है, एज अ प्लेन टेक्स्ट में भेजता है, सब कुछ दिख रहा होगा, कुछ इनक्रिप्ट नहीं करता आपका, ठीक। तो ये एक वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द इशूज़ आप बोल सकते हो टेलनेट के साथ है। तो इस वजह से ये आपका सिक्योर नहीं है। एनीवन हु इंटरसेप्ट द डेटा कैन रीड इजीली, सिंपल सी बात है, जो थोड़ा सा चालाक पर्सन होगा वो रीड कर लेगा प्लेन टेक्स्ट को, देख लेगा सारी चीज़ें, तो बेकार हो जाएगा सारी चीज़ें। तो दिस इज़ वाई कि नेक्स्ट हमारे पास SSH एल्गोरिथम आया है सिक्योर सेल करके, वो करता वही सेम चीज़ है बट वो थोड़ा सा सिक्योर है। कैसे काम करता है टेलनेट ये समझ लेते हैं। तो क्लाइंट स्टार्ट करेगा टेलनेट सीजन को यूजिंग अ टेलनेट एप्लीकेशन, इसके लिए एप्लीकेशंस होती हैं, राइट, जिसकी यूज़ से आप क्या करोगे, रिमोटली लॉगिन करोगे। तो क्लाइंट सिंपल सीजन स्टार्ट किया, सेंड करेगा कनेक्शन रिक्वेस्ट टू द सर्वर, टेलनेट के पोर्ट पे सर्वर सेंड, मतलब रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर एक्सेप्ट द कनेक्शन, यूज़र इज प्रॉम्प्ट टू द इंटर यूज़र नेम पासवर्ड अपना डालेगा, तभी ना कंट्रोल कर पाओगे कि ऐसे ही आप टेलनेट का एप्लीकेशन यूज़ करके किसी के भी कंप्यूटर को एक्सेस कर पाओगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालोगे, लॉगिन हो जाओगे ना, आप वहाँ पे कोई भी कमांड आप रिमोटली उसको एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा, लॉग आउट कर दोगे आपका क्लोज हो जाएगा। ये स्टेप आपको लिख देने हैं, ये टेलनेट अगर शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। और SSH फिर क्या होता है, तो वही है, ये भी एक रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल है, नेटवर्क प्रोटोकॉल है, सिक्योर बट सिक्योर है, सिक्योर सेल इसे बोलते हैं, जो रिमोटली एक्सेस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए दूसरे कंप्यूटर को फ्रॉम फार अवे हम यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल लिखा है, बट सिक्योर वर्जन बोल लीजिए बस, सिक्योर वर्जन ऑफ टेलनेट यही होता है आपका SSH, काम वही करता है, ठीक है, रिमोटली एक्सेस करेगा सारी चीज़ें। तो ये मेनली यूज़ होता है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर्स एंड IT प्रोफेशनल, राइट, रिमोटली लॉगिन करने के लिए सर्वर में, मैनेज करने के लिए, फाइल्स को, कमांड को रन करने के लिए, ट्रांसफ़र फाइल सिक्योरली, सेटअप सिक्योर, मतलब एक टनल मतलब बिटवीन सिस्टम्स, राइट। तो ये SSH बस आपको समझ के रखना है कि सिक्योर वर्जन है टेलनेट का। टेलनेट क्या है, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है। SSH क्या है, टेलनेट लॉगिन प्रोटोकॉल होता है, जो हमें अलाउ करता है कि हम रिमोटली किसी भी कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे SSH क्यों मतलब सिक्योर है, सिक्योर इसलिए क्योंकि ये सारे डेटा को एज अ प्लेन टेक्स्ट में नहीं सेंड करता, सब कुछ इनक्रिप्ट करके रखता है, राइट। पासवर्ड, ये सारी जो भी चीज़ें हैं बहुत सिक्योर होती हैं, इसमें कोई भी इंटरसेप्ट आसानी से तो नहीं कर सकता, राइट, इस प्रोटोकॉल को। तो कैसे काम करता है, आप इसमें भी क्या होता है, इसमें भी कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होता ही होगा। तो आप SSH क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, उसे क्या करोगे, ओपन करोगे, लाइक दिस, इस टाइप के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इन डिटेल हमें बिल्कुल नहीं जाना, बस हमें एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, राइट। तो आप कुछ इस टाइप का यहाँ पे कमांड होता है, राइट, यूज़र नेम करके कुछ कमांड डालोगे तो यूज़र आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाओगे उसके पोर्ट के साथ, राइट, रिमोटली। फिर वहाँ पे पासवर्ड आप डालोगे, राइट, पासवर्ड से आप लॉग इन कर लोगे, एक बार कनेक्ट हो गए देन वहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल प्रैक्टिकल भी की जा सकती हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल हमें करना ही नहीं है, बिकॉज हमें शॉर्ट नोट बस समझना है क्या है होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो कैसे SSH काम कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पे स्टेप्स आपको लिखने हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम अगला देख लेते हैं, जो कि है आपका नेटवर्क मैनेजमेंट, राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, इस पर भी शॉर्ट नोट आता है। तो देख लेते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट नाम से ही क्लियर हो ही रहा है बिल्कुल, नेटवर्क को मैनेज करना, सिंपल कि जो कंप्यूटर नेटवर्क है, सो दैट वो स्मूथली, सेफली, विदाउट
एनी प्रॉब्लम्स, आपका नेटवर्क अच्छे से काम कर रहा हो। तो इट इंक्लूड्स मॉनिटर करना, मेंटेन करना, ट्रबल शूटिंग, कंट्रोलिंग द डिवाइसेस सिस्टम कनेक्टेड टू द नेटवर्क लाइक कंप्यूटर, राउटर, स्विचेस एंड सर्वर। कुल मिला के नेटवर्क को मैनेज करना ही नेटवर्क मैनेजमेंट होता है। टेकिंग केयर ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क सो दैट इट वर्क्स स्मूथली, सेफली, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। मेन गोल का नेटवर्क मैनेजमेंट के क्या है? मेक श्योर करना कि नेटवर्क सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं, राइट, ये चीज़ इसका गोल होता है। प्रोटेक्ट करना, क्या नेटवर्क जो है तो ओवरऑल यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या मतलब है। ओवरऑल यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, राइट, स्लो इंटरनेट कनेक्शन को दूर करने के लिए, तो नेटवर्क को मैनेज रखना मतलब मैनेज करके रखना। तो ये जैसे कि यहाँ पे फंक्शंस क्या है नेटवर्क मैनेजमेंट के, तो शॉर्ट नोट आएगा तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख ही पाओगे। फॉल्ट को मैनेज करना, कॉन्फ़िगरेशन को मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस को मैनेज करना, सिक्योरिटी को मैनेज करना, अकाउंटिंग, तो ये सारी चीज़ें, और इन सबका मतलब क्या यहाँ पे लिखा है और रीड करोगे समझ में आ जाएगा, राइट। देखो क्वेश्चन ये इसी टाइप से पूछेगा, जैसे देखो राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस 18-19 में पूछा गया है, SMTP क्या है, टेलनेट क्या है, STTP क्या है, तो जस्ट एक्सप्लेन करो, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी, राइट। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक फिनिश। अगर यहाँ पे देखोगे तो सारे टॉपिक्स मैंने कवर करा दिए। देखो जो भी एग्जाम में पूछे गए सारे PYQs के सारे टॉपिक्स मैं कवर करा रहा हूँ। तो रिमोट लॉगिन, नेटवर्क मैनेजमेंट, ये टॉपिक हो गया फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटा कंप्रेशन और क्रिप्टोग्राफी, ये लास्ट आपका टॉपिक होगा, लास्ट लेक्चर भी होगा, जिसमें आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है RSA एल्गोरिदम करके, उसको लिखना, उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे समझने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना। बाय बाय। डेटा कंप्रेशन ये टॉपिक पूरा फिनिश करूंगा, राइट, जिसमें आपके दो टाइप्स पूछे जाते हैं, लॉसी, लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है, डिटेल से समझ में आ जाएगा, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिप्टोग्राफी, बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे दिया हुआ है, राइट, बट इसके अंदर दो टाइप्स की आपके यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी होती है। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसी के अंदर एक एल्गोरिदम होता है RSA एल्गोरिदम, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछा जाता है, राइट, 7 मार्क्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ इस लेक्चर में आपका पूरा यूनिट 5 फिनिश हो जाएगा। ऑलरेडी ये सब तो हमने कवर कर ही लिया था, लास्ट लेक्चर ये आपका होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा सिंपल टॉपिक, डेटा कंप्रेशन, राइट, समझ लेते हैं। देखो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सिंपल। देखो डेटा कंप्रेशन नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब कि जैसे देखो अब एग्जांपल से रिलेट करते हैं। जैसे जब भी आप व्हाट्सएप पे कोई बड़ी फाइल सेंड करते हो, राइट, तो वहाँ पे क्या होता है, वो बड़ी फाइल क्या होती है, ऑटोमेटिकली कभी ना मतलब कभी कभी होता है कंप्रेस हो जाता है। जैसे फोटो का एग्जांपल ले लो, नॉर्मल फोटो जब भी आप सेंड करते हो आपके मोबाइल में बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखता है, वो जब जाता है थ्रू आउट द नेटवर्क ट्रेवल होता है तो डेटा अपने आप कंप्रेस हो जाता है, राइट। तो वही होता है आपका डेटा कंप्रेशन। बट कभी कभी ये यूज़फुल होता है और बेकार भी होता है। जैसे उस केस में बेकार ही होता है, समझ लो, हमारा मतलब जो भी क्वालिटी होता है वो लॉस हो जाता है। तो समझते हैं अभी। सो डेटा कंप्रेशन का सिंपल मतलब यही है, रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइल्स ऑफ और डेटा सो दैट इट टेक्स लेस स्टोरेज स्पेस और लेस टाइम टू सेंड ओवर अ नेटवर्क। यही कारण होता है जब हम व्हाट्सएप पे अपना फोटो सेंड करते हैं तो वहाँ पे जल्दी से वो फोटो चला जाए लेस टाइम में ओवर अ नेटवर्क, इस वजह से वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, ठीक। तो इट हेल्प्स इन सेविंग स्पेस, मतलब मेमोरी बचेगी रिसीवर की, जो भी जिसको भी भेजोगे, राइट, तो फास्टर अपलोड होता है, डाउनलोड होता है। तो ये सब कहानी लिखी हुई है। डेटा कंप्रेशन मतलब क्या है, सिंपल, रिड्यूस करता है साइज
ऑफ फाइल्स और डेटा, राइट, यही होता है डेटा कंप्रेशन। क्यों यूज़फुल होता है? वही सेम कि मेमोरी को सेव करने के लिए, डिस्क स्पेस को रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम, लेस टाइम में डेटा फास्ट वे में अपलोड हो सके, मतलब जा सके। दो टाइप्स के यहाँ पे आपके डेटा कंप्रेशन होते हैं। पहला होता है लॉसलेस कंप्रेशन, द सेकेंड वन इज़ आई थिंक लॉसी कंप्रेशन, वही होता है। तो लॉसलेस कंप्रेशन क्या होता है समझ लेते हैं। देखो लॉसलेस नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ पे कोई भी आपका जो डेटा, एग्जैक्ट जो डेटा है ना, उसका कोई लॉस नहीं होगा, राइट। यू गेट बैक द एग्जैक्ट ओरिजिनल फाइल आफ्टर डिकम्प्रेसिंग। तो ये मैंने आपको डायग्राम भूल गया बताना। देखो यहाँ पे ये डायग्राम आपको बनाना है। जैसे ओरिजिनल डेटा जो होगा वहाँ पे कंप्रेशर होता है, यानी जैसे इनकोडिंग डिकोडिंग होती है ना, तो यहाँ पे कंप्रेशर होगा जो आपके डेटा को कंप्रेस कर देगा, राइट। उसका फाइल का जो साइज है कम कर देगा, फिर यहाँ से डिकम्प्रेस भी हो जाएगा। तो ये होता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम भी बनाना है। तो यहाँ पे आपका कोई डेटा लॉस नहीं होगा। अगर उसे आप डिकम्प्रेस करो तो आपको ओरिजिनल डेटा, एग्जैक्टली डेटा आपको मिल जाएगा। तो टेक्स्ट के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी बेटर होता है। जिप, PNG, GIF ये सारे फाइल्स फॉर्मेट होते हैं, तो इनके लिए आपका लॉसलेस कंप्रेशन परफेक्ट होता है। जैसे अगर आप कंप्रेस करते हो एक टेक्स्ट फाइल को और जिप करते हो किसी भी फोल्डर को, तो जब उसे अनजिप करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको सेम फाइल मिलेगी। कुछ वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि अनजिप करोगे उसे, पहले जिप किया आपने फिर अनजिप किया तो कुछ वहाँ पे चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो लॉसलेस कंप्रेशन होता है, राइट। किसी भी बड़ी फाइल को जब जिप करते हो तो उसका कंप्रेस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, एक सिंगल फाइल में आपका सारा डेटा आ जाता है। फिर उसको अनजिप करोगे फिर ओरिजिनल आपको डेटा मिल जाता है। तो दिस इज हाउ कि लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब क्या है। सेकंड, यहाँ पे लॉसी कंप्रेशन है, देख सकते हो। तो इसमें ना कुछ डेटा आपका लॉस हो जाएगा जब आप कंप्रेस करोगे, राइट। बट इट इज़ डन इन अ वे यू डोंट यूजुअली नोटिस, स्पेशली फॉर द मीडिया लाइक इमेजेस, ऑडियो और वीडियोज़। तो इसका तो बेस्ट एग्जांपल वही है भैया कि हम जब अपना व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा वो लॉस कर देता है क्वालिटी, राइट। तो वन ऑफ द एग्जांपल यू कैन राइट। तो फीचर यहाँ पे गुड फॉर मीडिया फाइल्स लाइक फ़ोटोज़, म्यूज़िक, वीडियोज़ के लिए तो हम नोटिस नहीं करते यूजुअली, बट वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ वहाँ पे मतलब लॉस हो ही जाता है हमारे डेटा का। जैसे नोटिस किया है अगर आपने, तो वो देख रहे होंगे आप व्हाट्सएप पे क्या क्या होता है। तो स्मॉलर साइज बट स्लाइटली रिड्यूस कर देता है हमारी क्वालिटीज़ को। हमारा JPG जो फोटो होता है और MP3 हो गया, MP4, ये सारी चीज़ें मतलब डिक्रीज हो जाती है क्वालिटी। इफ़ यू सेव अ फोटो इन JPG फॉर्मेट इट मे लॉस टिनी डिटेल्स ऑफ कलर्स। तो कुछ ना कुछ वहाँ पे स्मॉल कुछ डेटा आपका वहाँ पे क्या होता है कि मतलब ड्यूरिंग कंप्रेशन वो लॉस हो ही जाता है, राइट। आपने नोटिस ना किया हो। तो ये लॉसी कंप्रेशन आपका ये होता है। बेसिकली बस याद रखना डेटा कंप्रेशन क्या है, इसके दो टाइप्स होते हैं, लॉसलेस एंड लॉसी, राइट। डायग्राम बना देना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम टॉपिक देखते हैं, दैट इज क्रिप्टोग्राफी, राइट। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? ओके देखो सिंपल क्रिप्टोग्राफी क्या है, नाम से कुछ समझ में आ रहा है ना। क्रिप्टोग्राफी यानी जैसे सब वर्ड अगर सुनते हैं तो कुछ बिटकॉइन वगैरह कुछ आ जाता होगा, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें होती है, राइट। तो देखो समझाता हूँ। तो ये क्रिप्टोग्राफी ना एक बोल सकते हो इनक्रिप्शन का एक टेक्निक है, इनक्रिप्शन का एक मेथड है, एल्गोरिदम है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को ना प्रोटेक्ट करता है, राइट। प्रोटेक्ट करता है ये क्रिप्टोग्राफी। और ये क्रिप्टोग्राफी बहुत जगह यूज़ हो रहा है। लाइक जैसे व्हाट्सएप पे आप देखते हो आपका जो चैट होता है, जो भी मतलब जो भी आप सेंडर टू रिसीवर जो भी मैसेज भेजते हो वो इनक्रिप्ट होता है, मतलब वो कहाँ पे क्रिप्टोग्राफी बोल सकते हो यूज़ हुआ है, राइट। जहाँ पे अब देखो इसका थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूँ। तो एक मेथड है वही प्रोटेक्ट करने का इन्फॉर्मेशन, राइट, उसे एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट कर देता है जो कोई भी उसे समझ नहीं पाएगा, ऑथराइज्ड पीपल ही उस मैसेज को देख पाएंगे। आपका ईमेल, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपका बहुत मतलब सिक्योर हो जाता है, हैकर उसे हैक नहीं कर सकते। वाइडली ये आपका क्रिप्टोग्राफी कहाँ यूज़ होता है? मोस्ट जो आपका ये यूज़ होता है दैट इज़ बैंकिंग सर्विस, राइट। बैंकिंग में आपका बहुत यूज़ होता है, व्हाट्सएप में तो हो ही रहा है, वेबसाइट में भी आपका होता है। तो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से देखो, जो भी आपका मैसेज होता है व्हाट्सएप के टर्म में समझते हैं। तो व्हाट्सएप पे आप प्लेन टेक्स्ट मैसेज करते हो, हेलो दिस, राइट, गुड मॉर्निंग दिस, तो समझ रहे हो। तो वहाँ पे क्या होगा, ये रीडेबल फॉर्मेट होता है, आप रीड कर पा रहे होते हो, राइट। जब वो जाता है थ्रू आउट द नेटवर्क ना, तो वहाँ पे इंक्रिप्ट होता है कि नहीं होता है, एंड टू एनक्रिप्शन आपका व्हाट्सएप फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पे एग्जैक्टली आपका यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, राइट। तो वहाँ से आपका वो डेटा ना क्या होगा, इनक्रिप्ट हो जाएगा। इनक्रिप्ट होने के बाद ना साइफर टेक्स्ट में वो आपका इनक्रिप्ट होता है, राइट। साइफर टेक्स्ट क्या है भैया? साइफर टेक्स्ट आपका एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट होता है जो आप रीड नहीं कर सकते। अभी ये साइफर टेक्स्ट क्या होता है आगे बताता हूँ, राइट। या अभी इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने यहाँ पे क्या किया,
चलिए समझ लेते हैं कि हाँ हेलो आपने यहाँ पे सेंड किया, राइट। साइफर टेक्स्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बस इतना ही क्लियर होना चाहिए कि नॉन रीडेबल, एक्जैक्टली समझ में आना चाहिए साइफर टेक्स्ट क्या है। तो हेलो आपने यहाँ पे मैसेज सेंड कर दिया। साइफर टेक्स्ट कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ पे क्या होगा ना कि क्या होगा कि स्क्रैम्बल टाइप का आपका पूरा यहाँ पे वर्ड कर दिया जाएगा, मतलब इसको इधर उधर कर दिया जाएगा, जो समझ ना सको नॉन रीडेबल बना देना है बस। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे टेक्निक आपका ये हो सकता है साइफर टेक्स्ट में इनक्रिप्ट करने का एक आपका टेक्निक ये हो सकता है कि हर एक कैरेक्टर को शिफ्ट कर दो बाई मतलब 3 पोजीशन, राइट। तो H को अगर 3 पोजीशन करोगे तो HIJK, तो यहाँ पे K हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, तो 3 इसको आगे करके आपको यहाँ पे O हो जाएगा, यहाँ पे O हो जाएगा, राइट, और यहाँ से R हो जाएगा। तो देखो इसकी पूरा यहाँ पे ये आपका क्या हुआ, नॉन रीडेबल हो गया कि नहीं। हमारा ओरिजिनल तो ये था बट ये हो गया। अब इसी को डिक्रिप्ट भी किया जाएगा ना तो इससे ये मिल जाएगा। तो ये साइफर टेक्स्ट बस ये होता है, इस तरीके से कुछ भी हम टेक्निक यूज कर ली जाती है जो नॉन रीडेबल हो जाता है। फिर डिक्रिप्ट करोगे प्लेन टेक्स्ट हमें रीडेबल फिर से मिल जाएगा, जो कि मतलब बैकएंड में व्हाट्सएप में देखोगे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, खाली आपको इतना पता चलता है, रिसीवर को इतना पता चलता है, ये सारी चीज़ें हो रही होती है बैकएंड में, ठीक है। वेरी गुड। नाउ वही सेम कहानी लिखी है, प्लेन टेक्स्ट आपको ओरिजिनल मैसेज होता है, इनक्रिप्ट हो जाओगे, साइफर टेक्स्ट, फिर डिक्रिप्शन, फिर प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। 2 टाइप्स के आपके क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे कंसेप्ट होते हैं। फर्स्ट आपका है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी आप बोल सकते हो। देखो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कुछ नहीं होता है, सिंपल यहाँ पे ना खाली एक ही आपका की यूज़ होगा, इनक्रिप्शन के लिए भी डिक्रिप्शन के लिए भी। भैया जब यहाँ पे इनक्रिप्शन यहाँ पे होगा, डिक्रिप्शन यहाँ पे होगा, तो कुछ की वगैरह से यहाँ पे इनक्रिप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो इनक्रिप्शन के लिए जो की यूज़ होगा ना वही की एक्जैक्टली रिसीवर के पास भी होना चाहिए उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इस टाइप के जो क्रिप्टोग्राफी होगी इसे हम क्या बोलेंगे, आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सेम की यूज़ हो रहा है, राइट। दिस की मस्ट बी शेयर्ड सीक्रेटली, और ये की वाकई में सीक्रेटली शेयर होना चाहिए ओनली उसी पर्सन के पास जो उसे मैसेज को देखना चाहता है, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट। तो ये 1 की यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा एग्जांपल लिखा गया, आप समझ पाओगे। जैसे अरमान एंड रोहन शेयर द सेम की, अरमान इनक्रिप्ट अ मैसेज विद इट एंड रोहन यूज़ किया उसी सेम की को डिक्रिप्ट करने के लिए। ये कुछ यहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, अगर याद कर सको तो लिख देना एग्जाम में, बेटर होगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे ना की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस क्रिप्टोग्राफी में वो रिस्की होगा। अगर गलती से भी आपने की को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लीक कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके मैसेज के साथ, राइट। मतलब एवरीवन कैन रीड द मैसेज बाय द दैट की, राइट। तो उस की के जरिए कोई भी रीड करते हैं। ये डायग्राम बना देना, ये डायग्राम बना दोगे सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। वही है, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट डेटा वहाँ पे भेजा, यहाँ पे इनक्रिप्ट कर दिया गया उसी एग्जैक्टली की का यूज़ करके, किसी एक की का यूज़ करके उसी सेम की को रिसीवर भी यहाँ पे यूज़ करेगा। तो ये क्या है, इस तरीके की क्रिप्टोग्राफी यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे देखो इनक्रिप्ट हो गया साइफर टेक्स्ट में, साइफर डेटा में। ये इस टाइप का जो टेक्निक है आपका सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी होता है। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी फिर क्या होगा, इसमें बस वही उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग की यूज़ होंगे, राइट। एंड यही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। इसी के अंदर एल्गोरिथम RSA करके है जो भी हम देखेंगे। तो इसमें क्या होगा ना कि इसमें 2 की यूज़ होगा, राइट। इसको देखो यहाँ से, सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट भेजा, अब इनक्रिप्शन के दौरान वहाँ पे एक पब्लिक की होती है, वो आपका यूज़ होगा इनक्रिप्शन के लिए। अब जब उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा ना तो यहाँ पे प्राइवेट की यूज़ होने वाली है, यही सेम की यूज़ नहीं होगा। एंड ये पब्लिक की है तो नाम से क्लियर हो रहा है, ये कोई भी मतलब क्या कर सकता है, पब्लिक की सबके पास रहेगा, ये शेयर्ड विथ एवरीवन। मेन जो हमारा होता है यहाँ पे प्राइवेट की होता है जिससे वो डिक्रिप्ट होने वाला है, राइट। तो द सेंडर इनक्रिप्ट्स यूजिंग द रिसीवर पब्लिक की एंड ओनली द रिसीवर कैन डिक्रिप्ट यूजिंग दियर ओन प्राइवेट की, राइट। तो ये कुछ एनालॉजी लिखी है, रीड कर लेना। तो एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मेन कंसेप्ट यही है कि इनक्रिप्शन अलग की से हो रहा है, डिक्रिप्शन भी अलग की से हो रहा है, राइट। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जहाँ आपका एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज़ हो रहा है दैट इज़ यूज्ड इन RSA एल्गोरिदम, राइट। मोर सिक्योर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर इसका एक जो एल्गोरिथम है वो समझते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डिफरेंस इसका वही है कि इसमें की यूज़ होता है, एक ही की यूज़ होता है, इसमें 2 की यूज़ होता है। स्पीड ये आपका फास्ट होगा क्योंकि एक ही की यूज़ हो रहा है, ये स्लोअर हो जाएगा। ये लेस सिक्योर है, मोर सिक्योर है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये लिख देना। तो डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देख लेना यहाँ पे डिफरेंस भी। ओके, नाउ अभी यहाँ पे हम समझते हैं व्हाट इज़ RSA एल्गोरिदम, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। मान लीजिए यूनिट 5 से कुछ भी अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर में ऐड ऑन करना है तो इसे तो वो कर ही देगा, ठीक है। तो RSA एल्गोरिदम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लेते हैं। तो ये RSA मान लेते हैं, यहाँ पे 3 साइंटिस्ट थे, पता नहीं इनका नाम क्या है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल रॉन्ग होने वाला है, रिवेस्ट सामिर एडली मैन करके कुछ लिखा हुआ है, जो भी है RSA है बस, ठीक है। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन एल्गोरिदम। ये क्या है, एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन ही एल्गोरिदम है, राइट। तो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ही मतलब एक एग्जांपल है, तो उसी के अंदर ही है। तो 2 की यूज़ करता है ये, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की सभी के पास अवेलेबल हो सकता है, प्राइवेट की
ओनली अवेलेबल टू दोज पर्सन जो उसको डिक्रिप्ट करेगा, राइट। इट इज़ मेनली यूज सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन में आपका ये यूज़ होता है, HTTP या जैसे ईमेल वगैरह में, ये सब बहुत ज़्यादा आपका ये यूज़ होता है, ये RSA एल्गोरिदम हर जगह यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये आपका पहले बताया एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम का एक टाइप है। देखो अब कैसे इसका अभी हमसे एग्जाम में ना ये क्या करेगा, इसके डेफिनेशन नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है 2 मार्क्स के लिए, इसमें हमसे स्टेप्स लिखवाता है कि इसके एल्गोरिदम के स्टेप्स लिखिए। तो अब देखो स्टेप्स में आप बहुत सिंपल वे में बताया हूँ, बाकी अब देखो यहाँ पे कुछ आपको 2-3 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से भी आपको बताना पड़ेगा एग्जाम में। तो इनक्रिप्शन के फॉर्मूले हमारे पास ये होते हैं, C इज इक्वल टू, देखो इनक्रिप्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, याद करो, ये चीज़ याद होनी चाहिए आपको डायग्राम, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है। तो प्लेन टेक्स्ट था, इनक्रिप्ट कर दोगे तो हमें साइफर टेक्स्ट मिलता था, राइट। इनक्रिप्ट कर दोगे तो साइफर टेक्स्ट मिलेगा, तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सिंपल है। देखो जब ही इनक्रिप्ट करोगे तो हमें C मिलेगा, C मतलब साइफर टेक्स्ट मिलेगा, और इनक्रिप्ट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, सिंपल। P दिया हुआ है, P हमारा क्या है, P हमारा प्लेन टेक्स्ट है, जो भी मैसेज जाने वाला है वो हो गया, और E क्या हो गया अभी आगे बताता हूँ, मॉड लेना है, N आपका कैसे निकलेगा ये सब बताता हूँ। तो इनक्रिप्शन के लिए ये फॉर्मूला है, और वही सेम साइड अगर हमें फिर प्लेन टेक्स्ट निकालना है, डिक्रिप्ट करना है, तो साइफर टेक्स्ट की पावर D हो जाएगा, मॉड N, ये DN क्या है, अब और इसका स्टेप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज चलना। स्टेप 1 में क्या करना है हमें, हम 2 प्राइम नंबर को वहाँ पे चूज़ कर लेंगे। फर्स्ट आपको चूज़ करना है 2 प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या है, सिंपल, जो 1 से फुली डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए, वही आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल प्राइम नंबर आपका ले लिया गया है 3 एंड 11, P एंड Q आपको प्राइम नंबर लेना है, 2 प्राइम नंबर, तो P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 11 हो गया। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे N को एंड 5N को, करना है स्टेप है, राइट। तो N का फॉर्मूला खाली इतना होता है, N इज इक्वल टू PQ, P एंड Q को मल्टीप्लाई कर देना, N आ जाएगा आपका, N 33 आ गया इस केस में। 5N का फॉर्मूला इतना होता है, P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 5N। अब ये भैया 5N क्या होता है, देखो आइलर फंक्शन इसे बोलते हैं, बाकी इतना डिटेल मत जाओ। N निकालना है, 5N हमें निकालना है, निकाल लिया हमने, सिंपल, राइट। थर्ड स्टेप में आ जाओ, बहुत सिंपल, स्टेप वाइज चलोगे सब चीज़ हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे ना हम जो यहाँ पे देखो आगे यूज़ होगा इसीलिए निकाल रहे हैं, इनक्रिप्ट करने के लिए ई वगैरह यहाँ पे हमें निकालना है। तो ई कैसे निकलेगा देखो यहाँ पे ना हमें पब्लिक की को ई को निकालना है, बहुत कंफ्यूजिंग ये क्रिएट करेगा, समझो इसको। देखो यहाँ पे ई जो होना चाहिए ना, वो मस्ट बी अ नंबर सच दैट 1 मतलब 1 एंड 5N के बीच में होना चाहिए। चलो ठीक है, 5N हमारे पास 20, मतलब 1 एंड 20 के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं 1 एंड 21 के बीच में, सॉरी 1 एंड 20 के बीच में कुछ भी नंबर ले लो, नहीं, उसके लिए भी कंडीशन दिया है, वो को प्राइम होने चाहिए। व्हाट इज को प्राइम, को प्राइम सिंपल, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नहीं समझ में आया ना, बिल्कुल। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम इज इक्वल टू 7 ले लिए, जो कि को प्राइम नंबर है। जैसे कैसे देखो सिंपल क्या करना है, देखो यहाँ से यहाँ पे हमने 7 कर दिया, 7 का फैक्टर लो, 7 का अगर फैक्टर यहाँ पे ले रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा खाली, और ये 7 से डिवाइड होगा, और किसी से भी डिवाइड होने वाला नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे 5N मतलब 20 था ना, अब 20 का भी फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, 1 से तो हो ही जाएगा, 2 से भी हो जाएगा जहाँ तक, हाँ ठीक है, और 3 से नहीं होगा, ये 4 से भी हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, 6 7 8 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, राइट, ओके। अब ये 20 से भी हो जाएगा, अब ये किसी से नहीं होगा, राइट। तो ये इसके कुछ फैक्टर निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे ये खाली ये बोल रहा है कि एक इससे ज़्यादा वहाँ पे आपके फैक्टर कॉमन नहीं होने चाहिए। इसका आपने निकाल लिया, इसका आपने निकाल लिया, इसमें देखो एक से ज़्यादा कोई क्या फैक्टर इसके कॉमन है, यहाँ पे तो मैं तो देख पा रहा हूँ खाली 1 ही यहाँ पे कॉमन है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, एक हो सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो 7 बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा ना वही आपको सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे अगर आप 8 ले लेते हैं, चलो 8 ले लेते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, राइट, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब आगे देखोगे ना तो बहुत सारे आपको कॉमन फैक्टर मिल जाएंगे, एक से ज़्यादा मिल जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये यहाँ पे सूटेबल यहाँ पे है, 7 ले लिया, ठीक है। चलो इज इक्वल टू 7 निकाल लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो आपका, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे प्राइवेट की D को कैलकुलेट करना है, राइट। हमने यहाँ पे पब्लिक की कैलकुलेट कर लिया, अब
प्राइवेट की को कैलकुलेट करते हैं डी को। डी का फॉर्मूला हमारे पास ये है, राइट, ये हमारे पास डी का फॉर्मूला है। ई आपने निकाल लिया है। अब आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी है। डी की वैल्यू आप क्या रखो कि आपको देखो फाई एन भी आपके पास है, राइट, तो ये सिंपल चीज़ आपके पास है। अब इसमें ये कंडीशन है कि डी की वैल्यू आप क्या रखो कि आपको रिमाइंडर क्या मिले, 20 से मॉड करने पर, 20 से मॉड करने पर आपको 1 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे डी की वैल्यू हम 3 रख दें तो 7 × 3 21, 21 मॉड 20 इज इक्वल टू 1, सेटिस्फाइड। तो हम डी की वैल्यू 3 ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डी आपको मिल जाएगा। डी भी मिल गया, ई भी मिल गया, डिफरेंट चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास क्या गया, सारे कीज़ निकल के आ गए, पब्लिक की, प्राइवेट की। पब्लिक की का फॉर्मूला ये है ई कॉमा एन। ई की वैल्यू आपने जस्ट अभी निकाला, क्या था, दैट इज 7। तो 7,33 ये आपको मिल गया पब्लिक की, प्राइवेट की ये मिल गया। अब ना बस इतना स्टेप हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेके दिखा देना। चलो अब यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट ले लेते हैं, उसको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करके देखते हैं वाकई में। तो डेटा हमारे पास 8 है। 8 क्या है, प्लेन टेक्स्ट है, समझ लो 8 ही मैसेज हम भेजना चाह रहे हैं, 8, राइट। अब चलो इसको इंक्रिप्ट करते हैं। तो इंक्रिप्ट करने का फॉर्मूला क्या बताया, साइफर टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, राइट। पी की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला, पी की वैल्यू 8 है, 8 की पावर ई, ई की वैल्यू 7 है, मॉड 33। जब इसको आप सॉल्व करोगे, सिंपल बहुत ईजी है, तो आपको 2 मिल जाएगा, राइट, 2 मिल जाएगा। ये 2 क्या है, 2 थोड़ी ना था आपका डेटा, आपका डेटा तो 8 था। ये 2 जो आ गया एकदम साइफर टेक्स्ट है, मतलब कि ये अनरीडेबल है। इसको अगर कोई हैक भी कर लेता है तो उसको ओरिजिनल थोड़ी ना मिलेगा, नहीं मिलेगा जब तक उसके पास डिक्रिप्शन की ना हो, डी की वैल्यू उसके पास ना हो, ठीक है, वो तो हमारे पास है। तो इसे आओ चलो डिक्रिप्ट करते हैं। तो प्लेन टेक्स्ट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सी की वैल्यू 2 है, बिकॉज यहाँ पे देखो इसे ही तो हम डिक्रिप्ट करने जा रहे हैं, और डी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला था। ये डी ही इंपॉर्टेंट है, जिसके पास डी चला गया तो वो डिक्रिप्ट कर ही लेगा फॉर्मूले का यूज़ करके। तो हमारे पास है यहाँ पे 2 की पावर 3 कर दिया, मॉड 33। जब इसको सॉल्व करोगे 8 मिल जाएगा। यही तो था हमारा ओरिजिनल मैसेज की, नहीं, यही तो था हमारा ओरिजिनल मतलब टेक्स्ट, जो भी प्लेन टेक्स्ट था। दिस इज हाउ कि आरएसए एल्गोरिथम कैसे काम कर रहा है। बहुत ईजीएस्ट वे में मैंने बताया, बुक्स में देखोगे तो बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड में लिखा हुआ है, राइट। तो इस तरीके से आपका हो गया पूरा यूनिट 5 फिनिश, राइट। तो अभी अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं सिलेबस जो है, तो अभी देखोगे तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए, राइट। देखोगे सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करा दिए। तो इस तरीके से हो गया कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्लीट सिलेबस फिनिश। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5। ध्यान देना, अगेन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, 5 यूनिट इन डिटेल्स हमने कवर किया है, विद न्यूमेरिकल, विद PYQs। आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करते आ रहे हो तो डेफिनेटली बता रहा हूँ बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, राइट। मे बी एक आध अलग वीडियो भी मैं बना दूंगा और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए। आपको कमेंट करना है इस एंड ऑफ द लेक्चर, आपको जितना हो सके उतना कमेंट करना है कि आपको न्यूमेरिकल चाहिए, राइट। तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। बाकी हो गया आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो सिलेबस है फिनिश। बाकी कमेंट करना, कोई अदर सब्जेक्ट भी अगर आपको पढ़ने हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कमेंट जरूर करना। बाय बाय।